मुझे आज भी समझ में नहीं आता है कि ससुरा ये कहानी आती कहाँ से है। क्यों जब लैपटॉप खुलता है बस ये दृश्य मुझे दिखने लगता है। या फिर आपको कुछ ऐसा मिल गया और आप बता नहीं रहे हो, कहीं ये सारी कहानी फिलोसोफर स्टोन। हाँ, मतलब आपको कोई एक बहुत मोटी बुक मिली है। काश ये सच होती। तो वेस्ट से आज हमको ये सिखाया जाता है कि आप महिलाओं की इज्जत करें। हमारा थॉट्स बहुत ज़्यादा लिबरल था, हम महिलाओं को ज़्यादा इज्जत करते हैं। भारत को महिलाओं को सीखना चाहिए क्योंकि भारत में महिलाओं को दबाया जाता है। हाँ ऐसा आता तो है। ये तो यू डर्टी इंडियंस, यू लर्न फ्रॉम अस टाइप्स, यू नो। करेक्ट। नहीं, ये सच नहीं है। आप उनके इतिहास को देखिए। अंग्रेजी में एक ग्रामर रूल है, अगर आप गॉड लिख रहे हैं, जो मेल गॉड है, आप कैपिटल जी इस्तेमाल करेंगे। आपने देखा है ग्रामर रूल ये है कि अगर गॉडेस है तो आप स्मॉल जी डालेंगे। ग्रामर रूल है। 1200 साल पहले जब ग्रामर रूल्स बन रहे थे, मेल गॉड तो गॉड है, फीमेल। आपके बुक्स में एक वर्ड जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, आपको मेरे को तो पता है, आपको क्या लगता है मैं क्या पूछने वाला हूँ? धर्म। अरे हमने ही लिखा है। ठीक है, तो धर्म को आप परिभाषित कैसे करेंगे? कई बार लोग कहते हैं धर्म का मतलब है रिलीजन, जो गलत है। रिलीजन का सही संस्कृत या हिंदी शब्द है पंथ। धर्म रिलीजन से परे है, रिलीजन से ऊपर है। माता सीता पे आपने बुक लिखी। कुछ लोगों का कहना है कि माता सीता आपके एक्सपीरियंस में ऐसा लगता है श्री राम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ऐसा नहीं है, लेकिन वो भी स्ट्रॉन्ग थी। हाँ। वाल्मीकि जी की एक रचना थी अद्भुत रामायण, जिसमें रावण का वध सीता माँ ने किया था, तो वो भी उनको एक योद्धा के रूप में। अगर आज का जनरेशन सिचुएशनशिप चाहता भी है तो आप रेकमेंड नहीं करेंगे उसको? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, बस मैं यही छोड़ दूंगा। सोच लीजिए, तू देख ले भाई, करिए। हाँ। मैंने इतना लंबा कह दिया, आपने बस 3 शब्दों में। मैं कथाकार हूँ, आप गीतकार हैं। ये सुझाव दूंगा कि आप पुस्तक पढ़िए, क्योंकि देखिए फिल्मों में क्या होता है, एक फिल्म एक तरह से एक डेट होता है और बुक जो है वो शादी होती है। तो डेट में भी मज़ा मिलता है, लेकिन अगर आपको ठीक से समझता है तो शादी करनी पड़ती है। यंग जनरेशन को कोई बुक रिकमेंड करना चाहेंगे आप अपने? चोला टाइगर। हम रामायण और महाभारत की बात कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें प्रभु श्री राम हो या पांडव हो, कितनी कठिनाई सहनी पड़ी उनको, और जो सहना है वो तो सहना है। इस फिलॉसफी ने मुझे काफ़ी सहारा बल दिया कि भाई जो है वो है, जो सहन कर सकते हैं करो और आगे बढ़ो, चलते रहो। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं द रौनक पॉडकास्ट यानी TRP। सोच कर देखिए, अगर आपको एक ही लाइफ में शिव जी से मिलना हो, राम जी के दरबार में बैठना हो, सीता माता के शौर्य को देखना हो और रावण के दिमाग का टेड टॉक अटेंड करना हो, तो इसके लिए आपको अलग अलग युगों में जन्म लेने की जरूरत नहीं है। बस एक इंसान की किताबें उठाइए और ये सब कुछ पाइए, और उन इंसान का नाम है अमीश त्रिपाठी। जी हाँ, वही अमीश जिन्होंने द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा में हमारे महादेव को एक जबरदस्त वॉरियर बनाया। साइन ऑफ इक्ष्वाकु में राम जी को एक लीडर जैसा CEO दिखाया। सीता वॉरियर ऑफ मिथिला इस किताब में माता सीता के एक अलग रूप को दिखाया। एंड रावण एनिमी ऑफ आर्यावर्त इस बुक में विलेन को भी कॉम्प्लेक्स जीनियस बना दिया। दोस्तों, इनकी कहानियां सिर्फ हिमालय के पहाड़ों या अयोध्या के महलों तक सीमित नहीं है। लेजेंड ऑफ सुहेल देव में इन्होंने एक भूले बिसरे वॉरियर को स्पॉटलाइट दिया, और अब अपनी लेटेस्ट धमाकेदार कहानी एंड बुक द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ में ये हमें ले जा रहे हैं तमिल सीज से लेकर गजनी के दरबार तक। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां हिस्ट्री भी है, मिस्ट्री भी है एंड फुल ऑन एक्शन पैक्ड स्टोरी भी है। और इस सफर के कहानीकार हैं हमारे आज के मेहमान, यानी TRP में हमारे गेस्ट, इंडिया के सबसे बेस्ट सेलिंग और सबसे लव्ड स्टोरी टेलर्स में से एक अमीश त्रिपाठी। नमस्ते भैया, वेलकम। नमस्ते, कैसे हैं आप? जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत अच्छा हूँ मैं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। नई किताब के बारे में बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। आपको भी हर नई किताब में उतनी एक्साइटमेंट होती है जैसे पहली में हुई थी? अरे ऑफ कोर्स, देखिए एक्साइटमेंट भी होता है, नर्वसनेस भी होता है। Okay. लेखन के समय तो कुछ मतलब नर्वसनेस नहीं होता है। ये एक तरह से मेरे लिए एक आध्यात्मिक जर्नी है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है। जब भी मैं लिखता हूँ, कई बार मैंने ये कहा भी है इंटरव्यूज़ में कि जब मैं पुस्तकें लिखता हूँ तो एक तरह से एक पैरेलल यूनिवर्स खुल जाता है। ओके। और मुझे दिखता है, वो सब दृश्य दिखते हैं। मैं सब पात्रों की आवाज़ सुन सकता हूँ। ओके। उनके भावनाओं को महसूस कर सकता हूँ। तो एक तरह से मेरे लिए ये जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, हाँ, उससे ज़्यादा असली वो पैरेलल यूनिवर्स मुझे दिखता है।
इसलिए मुझे लिखना इतना अच्छा लगता है। मतलब 15 सालों में 12 पुस्तकें मैंने प्रकाशित कर दी, काफ़ी अच्छी रफ्तार है। लेकिन हाँ, मार्केटिंग करते समय हरदम नर्वसनेस आ जाता है, यार चलेगी कि नहीं, पब्लिशर ने इतना पैसा डाल दिया है। तो आप कह रहे हैं जब आप करते हैं तो आपको दिख रहा होता है, हाँ। तो अगर कहीं कुछ रॉन्ग जा रहे होते हैं तो जो दिख रहा होता है वो रोकता है आपको, हमेशा ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो? ना, मैंने ये हरदम सीखा है कि कई बार अगर मुझे लगे भी कि यार ये कैसे हो गया, ये पात्र ये क्यों कर रहा है, अरे ये तो अच्छा आदमी था, बुरा काम कर रहा है, या उल्टा कोई बुरा आदमी अच्छा काम कर रहा है, ये सब होता है, कहानी में होता है यार, ऐसा सब ट्विस्ट तो आते हैं, और मेरी कहानियों में तो बहुत ट्विस्ट आते हैं। लेकिन आई हैव लर्न टू ट्रस्ट द प्रोसेस। जब मुझे लग भी रहा है कि नहीं यार ये नहीं करना चाहिए, मैंने बस ये देखा है कि अगर मुझे वो दृश्य दिख रहा है तो भाई क्वेश्चन मत करो, शिवजी आशीर्वाद भेज रहे हैं, जो भी है चुपचाप लिखो। तो आई हैव लर्न टू ट्रस्ट द प्रोसेस, कि मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा उसमें, अपना दिमाग मैं रिसर्च में लगाता हूँ, पढ़ने में लगाता हूँ, ताकि सब वो इंग्रेडिएंट्स आ जाएं जिसके द्वारा कहानी उत्पन्न होगी। लेकिन कहानी जो उत्पन्न होती है वो एक आशीर्वाद है शिवजी का, और मैं कौन होता हूँ उन्हें क्वेश्चन करने वाला? वो भेज रहे हैं तो हमें तो लिखना ही है। तो किस टाइम पे लिखते हैं आप? सुबह लिखते हैं, रात में लिखते हैं? हम बोरिंग किस्म के आदमी हैं, जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठते हैं। तो सुबह बेसिकली क्या है कि 10 साढ़े 10 बजे के बाद मेरा दिमाग बंद हो जाता है। अच्छा। नहीं, मैं कुछ भी मतलब काम नहीं कर पाता हूँ, नींद बहुत जोर की आती है। और लेकिन सुबह मैं नॉर्मली 5 साढ़े 5 बजे तक जग जाता हूँ। लेकिन अगर थोड़ा जल्दी भी उठ गया ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त तो आप जानते हैं जी, सूर्योदय के 1 घंटे पहले, ठीक है, तो अगर उस समय अगर उठ गया लेखन के समय और तब मैंने लिखना शुरू किया तो ये फर्राटेदार एकदम निकलता है। तो बेसिकली आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। कहते हैं अगर कोई चीज़ आप बार बार सोचो तो वो हो जाती है। तो आपने शिव जी को और श्री राम को इतनी बार सोचा है, तो कभी वो हो गए? आई मीन आपको अपीयर हुए सामने किसी भी तरीके से? आपको लगा है? बॉलीवुड का डायलॉग है, सारी कायनात जुड़ जाती है। आपने जो गॉड पार्टिकल है हिग्स बोसॉन, उसके बारे में पढ़ा है आपने? थोड़ा सा। और जो एक्सपेरिमेंट, हाँ, जो एक्सपेरिमेंट हुआ था ये जेनीवा में, जी, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, जो पार्टिकल एक्सेलरेटर जी, है, तो उसमें क्या होता है, ये जो एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं, जो गॉड पार्टिकल है, जो हिग्स बोसॉन जो है, वो स्वयं कभी नहीं दिखता है, वो खुद नहीं दिखता है, लेकिन उसके ट्रेसेस दिखते हैं। कि अगर आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपको अगर एक, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँ, मुझे फिजिक्स में भी बहुत रुचि है, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपके व्यूअर्स शायद बोर हो के अभी ये तो फिजिक्स क्लास हो गया मैंने 10th स्टैंडर्ड में छोड़ दिया था, अभी नहीं सुनना है, तो मैं थोड़ा क्विकली संक्षिप्त में और समरी में बताता हूँ कि जब वो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं आपको स्वयं हिग्स बोसॉन नहीं दिखता है, लेकिन उसका ट्रैक दिखता है कि कुछ इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं, और अगर ये इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं तो थ्योरी ये है कि ये इफ़ेक्ट तभी होगी जब हिग्स बोसॉन हो। ठीक है, ठीक है। मेरे हिसाब से जो साइंस, जो विज्ञान गॉड पार्टिकल के बारे में बता रहा है, शायद भगवान भी हमारी ज़िंदगी में वैसे ही हैं कि शायद हमें भगवान ना दिखें, लेकिन अगर ये दृश्य दिख रहा है, ये घटना दिख रही है, तो ये भगवान ही कर सकते हैं। तो शायद उनके ट्रेसेस दिखते हैं, उनके ट्रैक्स दिखते हैं। मेरी ज़िंदगी में मुझे ऐसे ट्रैक्स बहुत दिखे। मैंने बचपन में कभी कुछ क्रिएटिव कभी नहीं किया था, कभी भी नहीं। पूरा पढ़ाकू बच्चा था मैं। बीएससी मैथ्स किया मैंने, उससे ज़्यादा पढ़ाकू कौन होगा। IIM कलकत्ता से MBA किया मैंने। फुल लेफ्ट ब्रेन, थोड़ा एग्ज़ाम फोकस्ड, स्टडीज़ फोकस्ड। खेलकूद भी करता था मैं, अच्छा था खेलकूद में, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक्स में। थोड़ी टेढ़ी सी नाक है, बॉक्सिंग इंजरी है वो। और बॉक्सिंग में भी काफ़ी, मतलब मैं सिटी लेवल तक पहुंच गया था। ओके। लेकिन कुछ भी क्रिएटिव कभी नहीं किया था मेरी ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं। मतलब बिफोर इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ, मेरी जो पहली पुस्तक थी, उसके पहले काल्पनिक मैंने कभी कुछ नहीं लिखा था मैंने। ठीक है। और मेरे जो यार दोस्त हैं वो, मतलब स्पेशली स्कूल कॉलेज के, वो आज भी मिलते हैं तो बोलते हैं सच पता है एक्चुअली किसने लिखा है क्योंकि कुछ आसार नहीं दिखाए थे मैंने। तो मेरा ये मानना है कि अगर मुझ जैसा इंसान इतनी, मतलब 12 पुस्तकें लिख दी मैंने, थोड़ी लंबी भी होती हैं, बिल्कुल रिसर्च होता है उसमें, मतलब थोड़ी इंटेंस भी होती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एटलीस्ट स्टोरी फास्ट पेस्ड है। ज़्यादा पाठक तो मेरे युवा पीढ़ी के हैं, दे कैन रीड इट क्विकली। अगर मुझ जैसे इंसान से इतनी पुस्तकें
इतनी रफ्तार में आ गई, तो ये भगवान का ट्रेस ही है। क्योंकि कुछ आसार नहीं दिखाए थे मैंने, कुछ काबिलियत नहीं दिखाई थी इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा के पहले। और आज भी जब मैं ये चोला टाइगर्स मतलब पेश कर रहा हूँ आप सबको, आज भी जब मैं लिखता हूँ मुझे आज भी समझ में नहीं आता है कि ससुरा ये कहानी आती कहाँ से है। सही बात है। मतलब क्यों जब लैपटॉप खुलता है बस ये दृश्य मुझे दिखने लगता है। या फिर आपको कुछ ऐसा मिल गया और आप बता नहीं रहे हो, कहीं ये सारी कहानी फिलोसोफर स्टोन। हाँ, मतलब आपको कोई एक बहुत मोटी बुक मिली है। काश ये सच होती। देखो इसीलिए मैंने ये भी कहा, ये भी मेरा ये मानना है जो भी लोग कहें कि अगर मुझे आशीर्वाद मिल रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है, तो मुझे ये आशीर्वाद का आदर करना पड़ेगा। अगर मैंने निरादर किया तो आशीर्वाद बंद हो जाएगा। इसलिए मैं कहानी को कभी क्वेश्चन नहीं करता हूँ। अगर शिव जी ये भेज रहे हैं तो मैं वही चुपचाप लिखता हूँ। मुझे अगर दुख भी हो, जैसे शिवात्रय में मॉडल्स, ये ओथ ऑफ द वायुपुत्रास में जी, जो सती देवी की जो मृत्यु हुई थी, मैं 2-3 दिन तक रो रहा था जब मैं लिख रहा था वो, और सोच नहीं किसी तरह उनको बचाओ। लेकिन मुझे तब तक तो मैं समझ गया था कि अगर ये कहानी आ रही है मैं कुछ नहीं कर सकता, जैसे आ रही है मुझे वैसे ही लिखना है। और अगर मैंने आशीर्वाद का निरादर किया तो शिव जी शायद रोक दाने। सो जब आप लिखते हैं तो वो प्रोसेस कैसा होता है? वो वन गो में होता है, ब्रेक भी आ जाता है बीच में? कभी ऐसा होता है कि कहानी रुक गई है और आपको अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखना है, या कितना, जैसे चोला टाइगर्स की बात करें तो इसमें क्या प्रोसेस था, कैसे आपने लिखा इसको पूरा? देखिए ये तो इमॉर्टल राइटर सेंटर है, उसके बारे में बाद में बताता हूँ। लेकिन मेरा लेखन ऐसे, आई एम एन इंस्टिंक्टिव राइटर। राइट। मैं ज़्यादा कुछ ये प्लानिंग वानिंग नहीं करता हूँ। जो पहली पुस्तक थी मैंने प्लानिंग बहुत की थी। ठीक है। ये पूरा एक सेल्फ हेल्प बुक काफ़ी होते हैं, पता नहीं आपने पढ़े कि नहीं, ऑन राइटिंग एट्सेट्रा। ठीक है। मैंने वो पढ़े थे, पूरे MBA स्टाइल राइटिंग है। IIM का था तो हाँ, चलो थोड़ा प्लानिंग शाइनिंग करते हैं। तो उसमें ये बताया गया है कि भाई आप कैरेक्टर ये स्केच बनाइए, फिर स्टोरी फ्लो बनाइए एक्सेल फ्लो में, एक्सेल में। ठीक है। और फिर हर दिन का एक वर्ड टारगेट होना चाहिए कि कम से कम इतना लिखिए। तो मैंने ऐसा एक अच्छा प्लान बनाया था कि मैं ऐसे ही लिखूँगा। और जो भी मतलब बोर्ड रूम प्रेजेंटेशन में तो शायद वो प्लान बहुत अच्छा चलता, लेकिन ज़्यादातर बोर्ड रूम प्रेजेंटेशंस असली ज़िंदगी में काम नहीं करते हैं। इसने भी काम नहीं किया जी। मैंने ट्राई किया था, बिल्कुल फ्लॉप हो गया। अच्छा। फिर मैंने बेसिकली बस मेरे दिमाग में आ रहा था, मैंने बस सरेंडर कर दिया। अच्छा। कि मैं कंट्रोल नहीं करूँगा, जो भी शिव जी भेजेंगे मैं वही लिखूँगा। ठीक है। जब से मैंने उस तरह से मैंने लिखना शुरू किया, कुछ रुकावट नहीं आती है। बस शिव जी बस भेजते रहते हैं, मैं लिखता रहता हूँ। बस ज़िंदगी में बस एक बार आप कह सकते हैं राइटर्स ब्लॉक हुआ था, एक बार। ओके। ये 2018 की बात है। मेरे ज़ाती ज़िंदगी में 6-7 साल बहुत चैलेंजिंग, बहुत कष्ट सहे हमने पूरे परिवार में। बहुत ट्रेजेडीज़ हुए हमारे साथ। परिवार के कुछ लोगों की बहुत दुखद तरीके से मृत्यु हुई। बहुत मतलब पूरा दिमाग का दही था पूरा एकदम। इसलिए शायद मैं उस समय ज़्यादा इंटरव्यू बस बुक की बात करता था या मैं दूर ही रहता था। 2018 में जस्ट शायद सबसे ख़राब वक्त गुजर रहा था। तब तो मतलब स्थिति ऐसी आ गई थी कि मैं कभी कभार सोच भी रहा था ये ज़िंदगी का कुछ फ़ायदा भी नहीं है। बहुत बुरी स्थिति थी। करियर में नहीं, करियर तो चलता ही चला जा रहा था, और लेकिन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मेरा पर्सनल लाइफ होता है, मेरा परिवार होता है। और उसमें बहुत कठिनाइयाँ हुई। सो इन योर एक्सपीरियंस वो बहुत ज़्यादा स्लो मोमेंट था। और ये मतलब मैं शिव जी का बहुत गहरा उपासक हूँ। कभी कभार मैं मतलब सुबह के पूजा में मैं ऊपर देख के चिल्लाता भी था कि प्रभु अब बंद करो, अब सहन नहीं होता। लेकिन हाँ, ऐसा एक समय था और मैं सोच रहा था कि यार चलो पुस्तक फिर से ट्राई करते हैं। ये एक जगह मेरा स्वर्ग है, यहाँ पे मुझे कुछ शांति मिलेगी। तो मैंने उस समय मैं रावण लिख रहा था, रावण एनिमी ऑफ आर्यवर्ता। तो प्रयत्न किया मैंने, तब भी मैं खोल रहा था कुछ, और नॉर्मली मैं बस लैपटॉप करता हूँ, इमीडिएटली ऐसे ही स्टार्ट हो जाता है। ओके। मैं लैपटॉप खोल रहा हूँ, कुछ आ ही नहीं रहा है, कुछ खुल नहीं रहा है, कुछ पैरेलल यूनिवर्स खुल नहीं रहा है। मैंने बंद किया, अगले दिन शुरू किया, फिर भी कुछ नहीं। और ऐसे 1 हफ्ता 2 हफ्ते चलता रहा। मैंने सोचा साला ये भी चला गया तो मतलब यही एक चीज़ तो थी बची थी जी। बहुत दुखी था मैं। और फिर एक मेरे भाई, ये जुड़ा भाई आशीष और मैं, हम लोग
घर में बैठे हुए थे, हम दोनों एक साथ ही रहते थे मेरे फ्लैट में। तो आपको मालूम है हम लोग मर्द लोग कैसे हैं, जब मतलब बहुत स्ट्रेस होता है, नॉर्मली हम बस ये टीवी देखते रहते हैं और बस चैनल फ्लिप करते रहो, मतलब ठीक है। कुछ देख नहीं रहे हैं, बस ऐसे ही 2 घंटे ऐसे ही बिता रहे हैं। तो आशीष ये कर रहा था और अचानक एक गाना आया और फिर मैंने उसको कहा रुको 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 रुको, मुझे ये गाना सुनना है। और गाना मैंने शज़ैम किया और मेरा जो ऐप था अमेज़ॉन म्यूज़िक, उस पर डाउनलोड किया। और उस शाम को मैं नॉर्मली वॉक पे जाता हूँ शाम को, तो मैं पार्क में वॉक के लिए गया था। उस गाने को शुरू किया और पहले बार ही सुनते ही मतलब मैंने बस रोना शुरू कर दिया। और पूरा मैं बस चक्कर काट रहा था पार्क में और बार बार रो रहा था 1 घंटे तक। और बस वो गाने के पहले 10 सेकंड बार बार मैं प्ले करता जा रहा था। कौन सा? और ये आई नो इट्स ये दैट आई डोंट नो इफ इज झोंका हवा का आज भी तुमको जुल्फ उड़ाता होगा ना, ये हम दिल ले चुके सनम। हाँ, हरिहरन साहब का गाना है। just the beginning 10 seconds, that and just that part, फिर उसके बाद एक आलाप आता है। हाँ, just that and that आलाप, बस मैं गाना नहीं सुन रहा, just that and that आलाप। और उस वॉक में जर्र करके अगले 2-3 चैप्टर्स बस आ गए। और जो रावण के और आज भी मैं होता हूँ तो थोड़ा भावुक हो जाता हूँ। आपको दिखी होगी। हाँ, ये सीन जब है जब उसको लगता है कि शायद वेदवती मर गई है, ठीक है, तो वो सीन पूरा। और उसके बाद फिर कभी बस वो एक बार वो राइटर्स ब्रेक आया था और पता नहीं उस म्यूज़िक ने क्या कर दिया, शायद शिव जी ने वो भेजा था। जब मैं संजय लीला बंसाली मेरे मित्र हैं, तो मैंने उनको कहा था कि भाई मैं बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा था और ये भी बंद हो गया था, आपके एक गाने ने मुझे बचा लिया। भगवान जाने कौन क्या कहाँ से, मतलब आर्टिस्ट का यही होता है, कुछ लॉजिक नहीं होता है, कोई लॉजिक नहीं होता, समथिंग जस्ट टचेज और फिर वो। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है जहाँ पर एक डिवोटी वॉक कर रहा होता है और वो शिव को मिलने जाते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। तो वो चलते चलते बहुत ज़्यादा थक जाता है एंड ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी। तो वो शिव को कहते हैं आप आ जाइए। तो अचानक से उसको दिखता है कि 4 पैर, मतलब 2 उसके पैर के निशान हैं और 2 दूसरे पैरों के निशान हैं। तो समझ जाता है कि शिव जी आ गए हैं। तो थोड़ा चलने के बाद वो 4 पैर के जो निशान हैं वो 2 हो जाते हैं। तो फिर वो फिर से डिस्टर्ब हो जाता है। वो कहता है मैंने आपको बुलाया, फिर आप फिर चले गए। तो आवाज़ आती है कि तुम मेरे शोल्डर पे बैठे हो ये मेरे पैरों के निशान है। बट लवली आई थिंक। पर अगर इमेजिन करें, अगर सोच कर ही देखें कि शिव जी या श्री राम या भगवान दिखेंगे आज के टाइम में 2025 में, तो आपको क्या लगता है वो उसी रूप में दिखेंगे जो हमने सीरियल में देखा? इस पे आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, आपकी रिसर्च क्या कहती है? क्योंकि ट्रेसेस आपने बता दिया कि चलिए उनका ग्लिम्स मिलेगा या इशारा मिलेगा कि वो हैं, पर अगर दिखेंगे तो आप कैसा सोचते हैं कि वो कैसे दिखेंगे? हमारी परंपरा तो ये कहती है कि हर युग के मुताबिक भगवान अपने आकार को बदलते हैं ताकि हम लोग उन्हें समझ पाएं। क्योंकि कमी हम में है कि कुछ स्तर से ऊपर शायद हमें समझ में नहीं आता है। ठीक है। कहते हैं कि देवत्व के 4, हमारे परंपरा में 4 लेवल्स हैं। एक है निर्गुण निराकार, कि कुछ आकार ही नहीं है, कुछ गुण नहीं है, जिसे कुछ लोग ब्रह्मण कहते हैं। हम जो शैवाइट्स हैं, हम मानते हैं कि शिव जी के जो मूल वो निर्गुण निराकार ही हैं। लेकिन निर्गुण निराकार को समझना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। तो एक दूसरा आप कह सकते हैं फॉर्म होता है आकार, कि वो एक फॉर्म ले लेते हैं। ये विष्णु जी के हो सकते हैं, शिव जी के हो सकते हैं, माता के हो सकते हैं। दे टेक अ फॉर्म जिस तरह हम उन्हें यूजुअली देखते हैं, क्योंकि हमारा परसेप्शन उतना नहीं, इसलिए हमको फॉर्म चाहिए, क्योंकि फॉर्म के बिना हमें समझ में नहीं आता है। सही बात है। कई जो पंथ हैं जो फॉर्म्स के विरुद्ध होते हैं, आप देखेंगे उनमें भी फॉर्म्स तो आ ही जाता है। ठीक है। या तो एक स्ट्रक्चर बन जाएगा या एक ग्लास पेंटिंग बन जाएगा, सबको फॉर्म चाहिए। ह्यूमन बीइंग्स हम हैं ऐसे। तीसरा होता है अवतार, कि
रूप ले लिया उन्होंने, ह्यूमन रूप ले लिया। ह्यूमन रूप ले या जीवित रूप, क्योंकि वो हमारे परंपरा में तो वो कुंभ अवतार भी ले सकते हैं, मत्स्य अवतार भी ले सकते हैं, वराह अवतार भी ले सकते हैं। और चौथा होता है कि हम खुद देव बन सकते हैं। मेरे हिसाब से हर युग में देव जो हैं, महादेव जो हैं, श्री राम जो हैं, अपने उदारता में हमें समझाने के लिए एक ऐसा रूप ले लेते हैं जो हमें इस युग में समझ में आ जाए। जैसे 1000 साल पहले अगर उन्हें कुछ दिखाना होता तो भाई नज़रिया अलग होता है, क्योंकि 1000 साल पहले दुनिया अलग थी, आज दुनिया अलग है। तो परंपरा तो हमारी ये रही है, लेकिन क्या जैसे आपने बड़ी सुंदर ये कहानी बताई कि शायद प्रभु आ भी रहे हैं और लोग उन्हें पहचान नहीं रहे, ऐसा भी हो सकता है। शायद प्रभु आपको कुछ आशीर्वाद भेज रहे हैं लेकिन आप पहचान नहीं रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि हमारे हिसाब से, हमारी परंपरा में तो प्रभु हर जगह हैं, हर वक्त हैं, हर जगह हैं, बस शायद हम पहचान नहीं पाते हैं। शायद वो हमारे अंदर ही है, हमारी आत्मा में है। रूप उनका बदलता रहता है उनकी उदारता के कारण, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड हिम। ये हमारी परंपरा रही है। ठीक है। फिर भी अगर शिव को के रूप को अगर डिफाइन करें तो आपको क्लोजेस्ट कौन सा दिखता है? एक तो कैलेंडर पे है, मूर्ति में है, शिवलिंग मुझे सबसे, मतलब मुझे जो सबसे भाता है। लेकिन शिव जी के बहुत रूप है। शिवलिंग तो मतलब सब शिव भक्तों के लिए दैट्स द मेन, ठीक है, मेन फोकस ऑफ वर्शिप। लेकिन शिव जी के तांडव पोज भी हैं, ठीक है, उसमें भी काफ़ी एक्चुअली डीपर मीनिंग्स हैं। शिव जी के अंश भी हैं, हनुमान जी शिव जी के अंश हैं एक्चुअली। तो विष्णु भगवान अवतार लेते हैं, शिव जी अपने अंश को भेजते हैं, हनुमान जी उनके चिरंजीवी अंश हैं, और ऐसे इनके अलग भी अंश हैं, जलंधर भी हुआ, ऐसा भी हुआ। साउथ में मांगते हैं कि शिव जी केरला में एक फिशरमैन के रूप में आए थे, क्योंकि पार्वती माँ उनसे गुस्सा हो गई थी। कई बार पार्वती माँ उनसे गुस्सा हो जाती है और शिव जी मना नहीं जाते थे। तो सब पतियों को, देखो अगर तुम अपनी बीवी को मना रहे हो तो शिव जी के पथ पे चल रहे हो। तो पार्वती माँ गुस्सा हो गई थी तो उन्हें मनाने गए थे शिव जी, क्योंकि वो उन्होंने एक फिशर वुमन का रूप ले लिया था। तो ये भी एक रूप है। एक रूप मुझे बहुत अच्छा भाता है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये नॉर्थ में पहले प्रचलित था, लेकिन ये पिछले 1000 साल में जो आक्रमण हुए, हमारे कई मंदिर ध्वस्त हो गए, तो ये अभी इतना नहीं दिखता है नॉर्थ में। साउथ में दिखता है, साउथ में इसका मंदिर भी है, अर्धनारेश्वर रूप। आपने सुना है? हाँ। तो लेफ्ट भाग में माता होती हैं और राइट भाग में शिव जी। तो इसके पीछे कहानी बहुत एक्चुअली रोमांचक है। अर्धनारेश्वर रूप का उत्पन्न कैसे हुआ? ठीक है। तो कहते हैं एक ऋषि थे, ऋषि भृंगी। ठीक है। देखिए, हम में से मतलब जो एकदम घोर शिव भक्त हैं, कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि भाई हम सिर्फ शिव जी की पूजा करेंगे। ठीक है। हम लोग, मतलब मैं माता की भी पूजा करता हूँ, शिव जी की भी पूजा करता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे नहीं, हम सिर्फ शिव जी को मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे, माता को भी नहीं। ठीक है। और इन लोगों का मतलब इस हद तक हो जाते हैं कि हमारे हिसाब से हम सिर्फ शिव जी और कार्तिक जी को पूजेंगे, आराधना करेंगे, क्योंकि कार्तिक जी शिव जी से ही उत्पन्न हुए। गणेश जी तो माता से उत्पन्न हुए थे, आपको मालूम है ना वो? हाँ, उनके चंदन से उन्होंने बनाया था जी। तो मतलब इस हद तक उनका ये हो जाता है, नहीं हम सिर्फ शिव जी को देखेंगे। तो ऐसे भक्तों में से एक थे ऋषि भृंगी। ठीक है। उनका मानना था कि मैं सिर्फ शिव जी की पूजा करूँगा और जो सर्कमएम्बुलेशन जो है, प्रदक्षिणा जो है, मैं सिर्फ उनकी करूँगा, माता की नहीं करूँगा। तो शिव जी ने अपने भक्त को समझाया कि माता और मुझ में कुछ फ़र्क नहीं है, पार्वती जी और मुझ में कुछ फ़र्क नहीं है, तुम दोनों की पूजा करोगे। अब भक्त का नहीं, और भक्तों का देखो, शिव जी के साथ हमारा रिश्ता ये होता है कि नहीं, हम इंसिस्ट कर सकते हैं, आप जो भी कहें ना हम यही करेंगे। और शिव जी हमको कई बार माफ़ कर भी देते हैं, उनका दिल है ऐसा। भोलेनाथ, दैट्स व्हाई भोलेनाथ। तो ऋषि भृंगी का नहीं, मैं सिर्फ आपकी पूजा करूँगा। और फिर वो बैठे थे, तो और पार्वती माँ भी बैठी थी, तो ये इन्होंने प्रदक्षिणा सिर्फ शिव जी की। तो शिव जी को आई गुस्सा, तो उन्होंने अगले दिन जब ऋषि भृंगी फिर से आए, शिव जी ने पार्वती माँ को कहा आप मेरे गोदी में बैठिए ऑन द लेफ्ट साइड। तो फिर उनको प्रदक्षिणा तो करनी पड़ेगी। तो ऋषि भृंगी तो ऋषि थे, हाँ। तो वो भृंगी बन गए बी, हाँ। और उड़ के सिर्फ शिव जी की मैं सिर्फ शिव जी की करूँगा, सिर्फ शिव जी की प्रदक्षिणा करके चले गए, मैं सिर्फ आपकी पूजा करूँगा। तो शिव जी को आई और गुस्सा,
तो अगले दिन उन्होंने अर्धनारीश्वर रूप धारण, मतलब माँ पार्वती को अपने में संभाल लिया, ताकि बाईं तरफ माँ पार्वती, दाईं तरफ शिव जी, ताकि ऋषि भृंगी को कुछ चॉइस था ही नहीं, उन्हें दोनों की पूजा करनी थी। एक तरह से वो एक्चुअली हमें एक सबक भी सिखा रहे हैं, बिल्कुल शिव जी उस समय, कि पुरुष और स्त्री में, सेक्रेड मैस्कुलिन सेक्रेड फेमिनिन में भेदभाव ना किया जाए। बिल्कुल। और ये एक बड़ा अच्छा एक लेसन है, क्योंकि आप देखेंगे कई संस्कृतियों में, कई कल्चर्स में जो मेल गॉड है उन्हें ज़्यादा इज्जत मिलती है, फीमेल गॉडेस को नहीं। कई ट्रेसेस आपको लैंग्वेज में मिलते हैं। आपने देखा अंग्रेजी में एक ग्रामर रूल है, अगर आप गॉड लिख रहे हैं, जो मेल गॉड है, आप कैपिटल जी इस्तेमाल करेंगे। आपने देखा है ग्रामर रूल ये है कि अगर गॉडेस है तो आप स्मॉल जी डालेंगे। ग्रामर रूल है वो। ऐसा क्यों है? क्योंकि मतलब जो भी 1000-1200 साल पहले जब ग्रामर रूल्स बन रहे थे, मेल गॉड तो गॉड है, फीमेल गॉडेस, उनका ये कल्चर था, उनके लैंग्वेज में दिखता है। इनफैक्ट क्या ये भी सही है कि हिस्ट्री इज हिज स्टोरी, कि वो मेल के हिसाब से लिखा गया? ये भी एक धारणा है, और इसलिए हिस्ट्री का मतलब इतिहास नहीं है, इतिहास का मतलब है दस इट हैपेंड, इतिहास, क्योंकि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो इसलिए हिस्ट्री का मतलब इतिहास नहीं है, उसका राइट ट्रांसलेशन इट्स अ वेरी मेल, हिज स्टोरी है, नॉट शी स्टोरी। ये मतलब एक्चुअली मैंने तो उससे ये प्रूव होता है ना सर कि जो वेस्ट से आज हमको ये सिखाया जाता है कि आप महिलाओं की इज्जत करें, हमारा थॉट्स बहुत ज़्यादा लिबरल था, हम महिलाओं को ज़्यादा इज्जत करते हैं। भारत को महिलाओं को सीखना चाहिए, क्योंकि भारत में महिलाओं को दबाया जाता है। हाँ, ऐसा आता है। ये तो यू डर्टी इंडियंस, यू लर्न फ्रॉम अस टाइप्स, यू नो। करेक्ट। नहीं, ये सच नहीं है। आप उनके इतिहास को देखिए। हमारे जो मेन, जो हमारे जो प्राचीन जो स्क्रिप्चर्स हैं, सबसे प्राचीन तो ऋग्वेद है। उसमें कई सूक्त ऐसे हैं जिन्हें महिलाओं ने लिखा है। तो वी हैड द इक्विवेलेंट ऑफ विमेन प्रॉफिट्स। बताइए कोई भी दूसरी संस्कृति जो ऐसा हो। हमारे यहाँ महारानियाँ थीं जो अपने नाम पे रूल करती थीं। वो भी मतलब ये रानी प्रभावती गुप्ता, वाकाटक साम्राज्य की जो रानी थी जी, क्या 1500-2000 साल पहले चोड़ साम्राज्य के जो बॉडीगार्ड्स थे, ये अपना चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के भी विमेन बॉडीगार्ड्स थे। चोड़ साम्राज्य में विमेन प्लेटून्स थे। हमारे विमेन साइंटिस्ट थी, इंटेलेक्चुअल्स थी, गार्गी जी, महर्षि का गार्गी जी, लोपामुद्रा जी, आदि शंकराचार्य जी और मंदन भट्ट की जो फेमस जो संवाद जो हुआ था, डिबेट हुआ था, उसकी जज कौन थी? उभय भारती की जज एक वुमन थी। तो ये थी हमारी परंपरा। तो इंडियन सोसाइटी में महिलाओं की इज्जत नहीं है, उनको राइट्स नहीं है, सती प्रथा का भी एक उल्लेख आ जाता है। तो ये हुआ सती की तो चर्चा करेंगे, ठीक है, लेकिन और उसके ऊपर मैं आऊँगा। हाँ, लेकिन पिछले मेरे हिसाब से देखिए, आज के तारीख में स्त्रियों के ऊपर कई बार अत्याचार हो रहा है, ये सच बात जी। लेकिन मेरे हिसाब से ये शायद पिछले 1000 साल के आक्रमणों के कारण हुआ है। देखिए, आप किस भी समाज में अगर आप जाएं, आप देखेंगे, इतिहास गवाह है, ठीक है, जहाँ पे वायलेंस बहुत होता है, स्पेशली रैंडम वायलेंस, कि आप घर से बाहर निकल रहे हैं, भाई कुछ पता ही नहीं है, किसी ने तलवार मार दिया, आप मर गए जी, ठीक है। ऐसा नहीं कि युद्ध हो रहा है, रैंडम वायलेंस, ठीक है। जिस भी जगह पे रैंडम वायलेंस ज़्यादा होता है, आप देखेंगे वो जगह, वो समाज पेट्रियार्कल बनता चला जाता है। सही है, ये इतिहास गवाह है। इसके लिए कई कारण हैं। सबसे मेन कारण तो ये देखिए, स्त्री पुरुष के साथ कई जगहों पे मुकाबला कर सकती हैं, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ में डिफ़िकल्ट है उनके लिए, एवरेज, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन के कारण हमारा मेल जो है, हमारा बोन स्ट्रक्चर डेंस होता है, मसल ज़्यादा होते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ होता है, अग्रेशन होता है, और उनका ईस्ट्रोजन होता है जो हार्मोन्स एक अलग क्योंकि ईस्ट्रोजन उनको इस तरह प्रिपेयर कर रहा है कि वो बच्चे पैदा करना है। नेचर का तो यही है ना। सही है। तो अगर किसी समाज में वायलेंस ज़्यादा है तो पेट्रियार्कल बन ही जाता है। राइट। हमारे समाज में बहुत वायलेंस हुआ पिछले 1000 साल में, बार बार आक्रमण हो रहे थे। और आप देखेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जिन जगहों पे आक्रमण ज़्यादा हुए वही जगह ज़्यादा पेट्रियार्कल है। जिन जगहों पे आक्रमण कम हुए वो इतने पेट्रियार्कल नहीं है। जैसे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का
सबसे ज़्यादा पेट्रियार्कल जोन अपना नॉर्थ वेस्ट है, करेक्ट? इंडिया का भी नॉर्थ वेस्ट, और वो पाकिस्तानी पंजाब, अफगानिस्तान, सबसे ज़्यादा आक्रमण तो वहाँ पे हुए। और जहाँ आक्रमण कम हुए, साउथ ईस्ट, क्योंकि उत्तर भारत में हमारे पूर्वज लड़ते रहे तो आक्रमणकारी इतने ज़्यादा आबाद में अंदर डीप नहीं आ पाए। वहाँ पे आप देखेंगे इतना पेट्रियार्की नहीं है, राइट। साउथ और ईस्ट में। तो जहाँ वायलेंस कम, ये तो मतलब हमें दिखा ही रहे थे। ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये शायद पिछले 1000 साल के आक्रमणों के कारण था। अभी आक्रमण तो बंद हो गए, मतलब लगभग 80 साल से थोड़े कम, 80 साल से तो हम आज़ाद हैं। तो फिर हमें अपनी प्राचीन संस्कृति फिर से पुनः उसे उजागर करना चाहिए, राइट। जो मेल फीमेल का इक्वालिटी हो। शिव के रूप के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड लेते हैं, देन हम बुक की बात करेंगे। आदि योगी का फॉर्म आपने देखा है? हाँ। आपको लगता है वो रूप कैसा है वो? अरे बहुत सुंदर है, मुझे बहुत भाता है। लेकिन हाँ, और जैसा मैंने कहा अलग अलग रूप हो सकते हैं, जाकी राखी भावना जैसी है ना, तो प्रभु उसी मूर्त में आपको दिख सकते हैं। बड़ा सुंदर ये सदगुरु जी ने बनाया है वहाँ पे। मैंने ईशा आश्रम में मैं कई बार वहाँ पे गया हूँ, और ये चोड़ा टाइगर्स मैंने कुछ भाग मैंने वहाँ पे लिखे भी थे। अच्छा, आश्रम में? हाँ, आश्रम में लिखे थे। तो रोज़ शाम को मैं आदि योगी स्मृति जाता था, वहाँ पे पूजा भी करता था और फिर वापस आता था। बड़ा सुंदर बना है उन्होंने, स्पेशली जिस तरह वो चंद्रमा भी हैं जी। बस एक चीज़ है, क्योंकि हमारे प्राचीन इसमें ये लिखा गया है कि शिवजी कर्पूर गौरंग है, वाइट एज कैम्फर। राम जी और कृष्ण भगवान हैं जो शाम है। तो दैट इज़ दी ओनली थिंग जो हरदम, अरे अगर कर्पूर गौरंग होते, लेकिन बाकी सब मुझे बहुत अच्छा आता है। उनकी जो जिस तरह से जो नाक बनाई गई है, जो मसल्स हैं। और उसके बाद एक ट्रेंड आ गया, मैं आपको बताऊं कि जो डैशबोर्ड पे विराजमान होंगे, आज एटलीस्ट मैं हिंदी बेल्ट की तो बात कर ही सकता हूँ कि अब उसमें 90% से ज़्यादा आदि योगी आ चुके हैं। और वो उनकी प्रतिमा को लोग, या तो आदि योगी, गणेश जी, हनुमान जी। जी, बिल्कुल। हनुमान जी तो शिव जी, गणेश जी शिव जी के बेटे, और हनुमान जी शिव जी के अंश। एक ही बात। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आपके बुक्स में एक वर्ड जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, आपको मेरे को तो पता है, आपको क्या लगता है मैं क्या पूछने वाला हूँ? धर्म। यस, बैंग ऑन। तो धर्म को क्या? हमने ही लिखा है। ठीक है। ये भी सही है। सो धर्म को आप परिभाषित कैसे करेंगे? हाउ डू यू डिफाइन धर्म? आज के जेनजी को अगर धर्म का मतलब बताना है, क्योंकि धर्म का मतलब रिलीजन हो जाता है। हाँ, नहीं, वो एकदम गलत अनुवाद है। आधुनिक भारत में कई बार लोग कहते हैं धर्म का मतलब है रिलीजन, जो गलत है। रिलीजन का सही संस्कृत या हिंदी शब्द है पंथ, पाथ। ठीक है, आप जिस भी पथ पर चल रहे हैं, जिस भी पंथ पर चल रहे हैं, और पंथ आपका जो भी हो सकता है। ठीक है। धर्म रिलीजन से परे है, रिलीजन से ऊपर है। और मेरे हिसाब से देखिए, देयर आर सम कुछ धार्मिक रिलीजन्स हैं, धार्मिक पंथ हैं, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म। लेकिन मेरे हिसाब से भारत में जो भारतीय इस्लाम है, भारतीय क्रिश्चियनिटी है, वो भी कई हद तक धार्मिक है एक्चुअली। भारतीय इस्लाम और विदेशी इस्लाम में बहुत फ़र्क है। धर्म का जो धातु है, संस्कृत धातु धर्म का, वो है ध्रुव। ठीक है। सो दैट विच सस्टेन्स, दैट विच बाइंड्स, दैट विच बैलेंसेस, मतलब वो जो अनादिकाल तक चलता रहेगा जी, वो जो संतुलन लाएगा, ठीक है, वो है धर्म। और वो जो असंतुलन लाता है वो है अधर्म। वो जो अनादि तक नहीं चलेगा वो है अधर्म। वो जो आपको अपने पद से भटका देता है वो है अधर्म। तो ये एक्ट की बात हो रही है या ट्रेड्स की बात हो रही है? इट इज ऑल द कॉन्सेप्ट्स पुट टुगेदर। मैं थोड़ा आपको प्लीज एग्जाम्पल्स में बताता हूँ। ठीक है। धर्म के साथ एक बहुत दो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द जुड़ते थे। दूसरा है कर्म और तीसरा है विवेक। ठीक है। कर्म तो सब जानते हैं, ठीक है, कि आप क्या काम कर रहे हैं। विवेक मतलब यूजिंग योर ओन पावर ऑफ डिस्टिंग्विशिंग। ठीक है। परसेप्शन ऑल्सो बोल सकते हैं उसको। परसेप्शन भी, हाँ ठीक है, बट नॉट जस्ट दैट, क्योंकि वो एक कॉन्टेक्स्ट में भी होता है। ठीक है। क्योंकि हमारे पूर्वज कहते थे कि कोई भी, कई बार आप ये ऐसा एक लॉ जो सब समय तक अनादि तक चलता रहे, ऐसा नहीं होता है।
ठीक है। आप जो भी अब स्मृतियाँ होती हैं, मनुस्मृति तो लोग बात करते हैं, एक्चुअली कई स्मृतियाँ थी। व्यास स्मृति, आपस्तंभ स्मृति, पराशर स्मृति, बहुत स्मृतियाँ थी। जी। और हर स्मृति के बिगिनिंग में लिखा रहता था कि इस काल में इस समाज के लिए ये कानून बनाए गए हैं। ये है स्मृति। जब काल बदलेगा, जब समाज बदलेगा, कानून नई स्मृति बदले आएगी। जैसे आज के काल में हमारी स्मृति है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ठीक है, वो हमारी स्मृति। तो कानून बदलता रहता है, कॉन्टेक्स्ट बदलता रहता है, उस हिसाब से आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करके समझना है कि इस स्थिति में धर्म क्या है। ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, जैसे हम लोग आम इंसान हैं, हमें कुछ हक नहीं है कि हम हिंसा करें, और अगर हम करेंगे, सड़क में जाके किसी को मारेंगे, वो अधर्म है और हमें सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर कोई सैनिक बॉर्डर पर खड़ा है और हमारे पश्चिमी नेबर से कोई सोल्जर या ज़्यादातर तो टेररिस्ट कोई आ रहा है, तो हमारे सोल्जर का धर्म है कि बंदूक उठाए, उसे गोली मारे। हिंसा करना उसका धर्म है। क्यों? क्योंकि वही तो उसका कार्य है वहाँ ठीक पे। है। तो उसे अपना विवेक इस्तेमाल करना है। वहाँ पे वो ये नहीं कह सकता है कि भाई हम तो अहिंसावादी हैं। करेक्ट। तो कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक धर्म समझता है, और ये हमें अपना विवेक इस्तेमाल करना है। यही प्रभु श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में 18वें अध्याय में उन्होंने अर्जुन को कहा था कि हमने तुम्हें सब ज्ञान दे दिया है, अब तुम अपने विवेक का इस्तेमाल करो और वही करो जो तुम्हें ठीक लगे, और जो फल होगा वो तुम्हें ही मिलेगा। इस सब कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए तभी आपको धर्म को समझना है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अ डिसीजन इज इन योर हैंड्स। भगवान आपको आके बताने नहीं वाले हैं तुम्हें यही करने हैं, ये 10 कमांडमेंट्स हैं, अपना दिमाग इस्तेमाल मत करो, तुम बच्चे हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम चुपचाप करो। हमारे परंपरा में भगवान ऐसा नहीं करते हैं। भगवान एक स्ट्रिक्ट फादर नहीं है, एक तरह से वो गाइड है। ठीक है। वो एक गुरु है एक तरह से। वो आके आपको रास्ते दिखाते हैं, प्रकाश डालते हैं, फिर बोलते हैं भाई तुम समझो कि तुम्हारे लिए धर्म क्या है जी। और फिर आगे बढ़ो। तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें खुद अपना विवेक इस्तेमाल करके समझना है कि धर्म क्या है, हमारे लिए धर्म क्या है। वाओ, वंडरफुल। आपके बुक्स में पॉलिटिक्स को हमेशा स्पिरिचुअलिटी से ब्लेंड किया जाता है। आपको लगता है दैट्स द राइट वे टू गो अबाउट, कि एक पॉलिटिशियन को स्पिरिचुअल होना चाहिए तभी वो एक इम्पैक्टफुल पॉलिटिशियन होगा आज के टाइम में, अगर आप उसको देखें तो? मेरा मानना है, हाँ, मेरा मानना है कि हर हमेशा से था ऐसा? भारत के नहीं, हमारे परंपरा में हमारे जो प्राचीन जो राजा रानियाँ थीं, राजा और रानी थे, उनको अपना हर कदम धर्म के मुताबिक ही करना था। करेक्ट। ये धर्म निरपेक्ष मुझे समझ में नहीं आता है, पंथ निरपेक्ष मुझे समझ में आता है। धर्म निरपेक्ष मतलब क्या? मैं धर्म को देखूंगा ही नहीं। मतलब वही मैंने आपको अभी व्याख्या दी कि धर्म का मतलब क्या है। ठीक है। अगर आप धर्म को ही नहीं देखेंगे तो आप राजा कैसे हैं? करेक्ट। मेरे हिसाब से हर नेता को धार्मिक होना चाहिए। आप पंथ आपका जो भी हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, इस्लाम हो, लेकिन हर राजा को, हर लीडर को धार्मिक होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा हर लीडर को उसके लिए? धर्म की परिभाषा समझनी पड़ेगी। और उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? हमारी पुस्तकें पढ़ लीजिए। नहीं, लेकिन धर्म समझने के लिए बहुत अच्छे हमारे धर्म ग्रंथ तो हैं जी। अगर आप भगवत गीता पढ़ें तो भगवत गीता आपको ये नहीं कह रहा है कि आपको हिंदू बनना है, आपको ये समझा रहा है कि धर्म क्या है। ठीक है। भगवत गीता आपका जो भी पंथ हो आपके लिए लाभदायक होगा, आपको समझाएगा कि धर्म क्या है। तो ऐसे धर्म ग्रंथ हैं जो आपको सिखाता है कि धर्म क्या। आप रामायण महाभारत भी देखिए, इट एक्सप्लेन्स हाउ चॉइसेस आर मेड। राइट। करेक्ट, दैट्स व्हाट। करेक्ट। और अगर आप ये करेंगे तो फिर नेता को भी समझ में आएगा कि अगर आप ये कर रहे हैं, अगर आप ये कदम उठा रहे हैं तो इसका प्रभाव क्या होगा, समाज पे क्या होगा। जैसे अगर मैं एक उदाहरण दे दूं, यूके में कई यूरोपियन देशेज हैं और मैं भारत में भी, मैं स्टेट्स का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जिनका बहुत टैक्स इनकम अल्कोहल बेचने से आता है, दारू बेचने से आता है। भारत में भी है ऐसे, और यूरोप में तो बहुत है, यूके में। ठीक है।
तो या तो अल्कोहल पे टैक्स लगाते हैं या स्टेट खुद अल्कोहल शॉप्स खोल के प्रमोट करता है। अल्कोहल बेच रहा है और उससे इनकम कमा रहा है। अगर आप सिर्फ जीडीपी को देख रहे हैं, हाँ तो ठीक है, टैक्स इनकम आ रहा है, उससे आप सड़कें बनाइए। अगर आप धार्मिक नज़रिए से देख रहे हैं तो किसी स्टेट को ऐसे पैसा कमाना चाहिए क्या? आप बताइए, ये धार्मिक है कि अधार्मिक है? मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रोहिबिशन करिए। आप अगर बालिग इंसान हैं, आप अगर अडल्ट हैं, आपको पीना है आप पीजिए, आपका फ्रीडम है। आपको नहीं पीना है मत पीजिए। लेकिन अगर राज्य खुद प्रमोट कर रहा है अल्कोहल और राज्य उससे पैसा कमा रहा है, ये धार्मिक है कि अधार्मिक है? आंसर तो साफ है, अधार्मिक है। Right. तो अगर आप धर्म के मापदंड से देखेंगे, ये नहीं करना चाहिए भाई। कोई दूसरा तरीका अपनाइए टैक्स कमाने का। और ये जो भारत में जो हो रहा है कुछ राज्यों में, ये पॉलिसी तो अंग्रेज़ों के ज़माने से आई थी। ठीक है। क्योंकि यूके में ऐसा होता है, बहुत भारी टैक्स बनता है और उनको पैसा बनता है, उनसे टैक्स मिलता है उनसे। लेकिन प्राचीन भारत में ऐसा नहीं होता था। कोई राजा ऐसा करेगा, यार तुम अधर्म से पैसा कमा रहे हो, कोई दूसरा तरीका नहीं है टैक्स कमाने का। ये मतलब मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूँ। एब्सोल्युटली। अगर हर लीडर धार्मिक होगा तो ये काम नहीं करेगा। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रोहिबिशन करिए, आज़ादी दीजिए लोगों को, आपको करना है करिए, लेकिन स्टेट को प्रमोट नहीं करना चाहिए, स्टेट को अधर्म प्रमोट नहीं करना चाहिए। बुक की बात करते हैं। हाँ चलिए। इट्स हियर, चोला टाइगर्स, अवेंजर्स ऑफ सोमनाथ। ये मेरे को गूज़बम्स आ रहा है क्योंकि इस बुक को तो आपने ऐसे ही लिखा है और आपकी सारी बुक्स की स्पेशलिटी यही होती है सर कि वो उसका विजुअल्स हम सोच लेते हैं। तो आप भी विजुअल सोच के लिखते हो। इसको कैसे लिखा आपने? इसकी स्टोरी बताइए ना प्लीज़। देखिए, ये एक्चुअली जैसा मैंने पहले बताया, पैरेलल यूनिवर्स एक ओपन होता है। ठीक है। एंड मैं सब दृश्य देखता हूँ एंड आई रिकॉर्ड व्हाट आई सी, ऐसे ही लिखता हूँ मैं। ये पुस्तक जो है मेरी 2020 की जो पुस्तक थी, लेजेंड ऑफ सुहेल देव, 2020 में प्रकाशित हुई थी। तो उस पुस्तक के साथ कनेक्शन है इसका। ओके। तो सुहेल देव, राजा सुहेल देव की तो कहानी आप भी यूपी के हैं, आप जानते हैं, बहराइच से ही हैं, जो अयोध्या के थोड़ा आगे है। ठीक है। और मैं भी यूपी का हूँ, वाराणसी का हूँ। लेकिन मुझे भी राजा सुहेल देव की कहानी का ज्ञान नहीं था, अज्ञात था मैं जी। और मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था जहाँ पे मेरे एक मित्र हैं अभिनव प्रकाश, उन्होंने मुझे राजा सुहेल देव के बारे में बताया जी। और लानत है मुझ पे, मतलब मुझे मालूम भी नहीं था इसके। और कई मैं यूपी वालों से पूछा, कई लोगों को मालूम नहीं था जी। और यूपी में ही मालूम नहीं था, तो पूरे भारत में कैसे पता? हाँ। तो मैंने कहा ये कहानी तो लिखनी चाहिए। और ऐसे इतने हमारे महान नायक और नायिकाएं हैं जिन्होंने पिछले 1000 साल में इन आक्रांताओं से युद्ध किया, लेकिन इन्हें इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया है। हमारे टेक्स्ट बुक्स में तो इनका नाम है ही नहीं। ठीक है। अरे हमारे टेक्स्ट बुक में छत्रपति शिवाजी का मतलब वो सिर्फ 2-3 चैप्टर, 2-3 पैराग्राफ्स में उनको सीमित कर दिया था। तो भाई दूसरे नायक नायिका के बारे में क्या रह गए हैं। हाँ। अगर महाराष्ट्र में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन नेशनल बुक्स में नहीं। जैसे मैं महाराष्ट्र बोर्ड का पढ़ा हूँ। हाँ। मैंने तानाजी मालुसरे के बारे में प्रॉपर वहाँ पे पढ़ाया गया हमको, वहाँ के टेक्स्ट बुक में है। लेकिन तानाजी जब तक फिल्म नहीं आई, नॉर्थ इंडिया को बिल्कुल नहीं पता था कि तानाजी कौन थे। हाँ, पेशवा बाजीराव के बारे में किसे मालूम था? कान्होजी आंग्रे के बारे में आज भी किसी को मालूम नहीं है। जी। शिवजी की कृपा रही, उनके ऊपर कोई पिक्चर बने तो लोगों को पता है, लेकिन सुहेल देव के ऊपर तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मुझे ये कहानी लिखनी चाहिए। सुहेल देव एक ऐसे महान राजा थे जिन्होंने गजनाविड लश्कर को, मोहम्मद गजनी के मृत्यु के बाद 3-4 साल बाद उनका जो भतीजा था वो आया था एक लश्कर लेके, और महाराज सुहेल देव ने उसके साथ युद्ध किया था, बैटल ऑफ बहराइच, जहाँ पे उन्होंने, क्योंकि कई राजा इन आक्रांताओं को हरा देते थे फिर उन्हें माफ़ कर देते कि तुम जाओ। हाँ। महाराज सुहेल देव का ये सोचना था कि भाई शटे शाट्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता ही होनी चाहिए, जो कृष्ण भगवान का जो रास्ता था। तो उन्होंने हर सैनिक को मार दिया वहाँ पे, किसी एक को भी छोड़ा नहीं, और कहते हैं सबको जला दिया फिर वहाँ पे। और जो मेन जो भतीजा जो था उसका सर काट के वापस गजनी भेजा था। तो मतलब एक ऐसा आप कह सकते हैं एक भीषण संदेश कि वापस आओगे तो सबको जला दिया जाएगा, फुल भौकाल एकदम। हाँ। तो
वो पुस्तक जो मैंने लिखी थी जब वो शिव जी का आशीर्वाद था, उसमें मैंने एक एक दृश्य दिखाया था कि महाराज सुहेलदेव ने अपने दूत को राजेंद्र चोला के पास दरबार में भेजा था, जो उस समय के सबसे शक्तिशाली, पूरे दुनिया भर में सबसे शक्तिशाली इंसान थे जी। और उन्होंने ये दूत भेजा था कि भाई आप हमारी मदद करिए। और सम्राट चोड़ा ने अपनी एक सेना का टुकड़ा उन्होंने भेजा था मदद के लिए। लेकिन उसके अंत में जनरल नरसिम्हन जो हैं, चोड़ा के जनरल नरसिम्हन, उन्होंने राजा सुहेलदेव को बताया था कि ये युद्ध तो हमने जीत लिया, बैटल ऑफ बहराइच, लेकिन महमूद गजनी को भी ऐसे ही नहीं हारा था, ऐसे ही नहीं मरा था वो, उसको हमने असैसिनेट किया था और शिव जी और शिवलिंग के, सोमनाथ जी शिवलिंग के अंश जो वो ले गया था उसे वापस लाया था। और जनरल नरसिम्हन ने कहा था कभी ना कभी कोई लेखक वो कहानी भी लिखेगा। मैं लेखक आ गया। तो वो कहानी है चोला टाइगर्स। ठीक है। जब सम्राट राजेंद्र चोड़ा ने अपने एक असैसिनेशन स्क्वाड उन्होंने भेजा था गजनी को, गजनी में महमूद को मारने के लिए और अंश को वापस लाने के लिए। ये उसी की कहानी है, असैसिनेशन स्क्वाड। एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, ठीक है, गजनी में। बट बुक को अगर समझें, इसका सार देखें तो इसमें एक मैसेज ये भी छिपा हुआ है कि जब तक आप पेन में नहीं होते हैं तब तक आपके समाज में यूनिटी नहीं आती है। ये दुख की बात है हमारे समाज में। क्योंकि यहाँ पर भी इन्होंने जो एक आर्मी बनाई और जो जाकर महमूद गजनी को मारती है, बदला लेती है, वो तभी लेती है जब सोमनाथ का डिस्ट्रक्शन हो चुका होता है। तो ये एक मैसेज हमने थ्रू आउट देखा है, भारत में भी देखा है। इनफैक्ट आज़ादी से जस्ट पहले आप एक थे, जैसे आज़ादी हुई आप 100 बन गए। सो आपको लगता है कि ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है इंडियन सोसाइटी में? ये दुख की बात है, लेकिन हाँ सच है, सच है। हमारे समाज में कई बार ये मतलब कल्चर ही ऐसा बन गया है कि अगर हम बोर हो रहे हैं तो एक दूसरे से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, चलो भाई अंताक्षरी छोड़ो, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। और कुछ ना कुछ तो कारण मिल जाएगा, अगर लड़ाई करना ही है कुछ ना कुछ तो कारण मिल जाएगा। सही बात है। हाँ, भाषा पे हो जाएगा, जाति पे हो जाएगा, पंथ पे हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो कारण मिल ही जाएगा जी। क्योंकि बस लड़ाई करना है। और हम एकजुट जब तक नहीं होते हैं जब तक शत्रु घर के अंदर ना घुस जाए। तो ये एक खामी है और इसमें सुधार करना पड़ेगा। हमारे पूर्वजों में शौर्य की कुछ कमी नहीं थी, दे वर वेरी ब्रेव। कांस्य युग के मात्र हम एक संस्कृति हैं जो आज भी जिंदा है। बाकी सब मर गए, ध्वस्त हो गए। जो आक्रांता भारत में आए थे, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, उन्होंने दूसरे देशों, दूसरे संस्कृतियों पर भी आक्रमण किया। तुर्कियों ने, यूरोपियंस ने, मंगोल्स ने, इन्हें सब जगह आक्रमण किया था। बाकी सब प्राचीन संस्कृतियां मर गईं। ज़ोरास्ट्रियंस बचे हैं क्या ईरान में? करेक्ट। ज़ोरास्ट्रियन तो ओरिजिनल तो ईरान ज़ोरास्ट्रियन ही था। राइट, करेक्ट। इतना महान सम्राट था, इतना महान साम्राज्य था उस ज़माने में, सब मर गए। वहाँ पे तो 0.03% है वहाँ का पॉपुलेशन, ज़ोरास्ट्रियन। वो तो सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण हैं पूरे विश्व भर में। सिर्फ भारत एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा देश है जहाँ आज भी प्राचीन संस्कृति जिंदा है। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज लड़ते रहे, शूरवीर थे, ब्रेव थे, लड़ते रहे, लेकिन कई बार हारे भी। क्यों? क्योंकि एकता नहीं थी। आप बैटल ऑफ पानीपत में देखिए, जो मराठाओं ने अब्दाली के साथ लड़ी, क्यों हारे थे? वही अंदर की फूट। 1857 की लड़ाई अंग्रेज़ों के खिलाफ, हम क्यों हारे थे? वही अंदर की फूट। राजा हेमचंद्र, जिसे हमारे ही इतिहासकार हेमू कह देते हैं, एक्चुअली राजा हेमचंद्र थे। वो भी मतलब एक एक्सीडेंट भी हुआ था, एक एरो लगा था, लेकिन सिर्फ उसके कारण उन्हें युद्ध नहीं हारना चाहिए था। एक एरो लगा था, वो तो लगता है, अंदर की फूट थी, इसलिए हार गए। पृथ्वीराज चौहान क्यों हारे? वही अंदर की फूट। और तो और जलियांवाला बाग में जिस अफसर ने निर्देश दिया, ऑर्डर दिया, ठीक है, वो तो गोरा था, ठीक है, जनरल डायर। भाई जो गोली चला रहे थे वो कौन थे? सही बात है, हमारे ही लोग थे, भारतीय थे। किसी ने ये नहीं कहा अपने लोगों पे मैं गोली नहीं चलाऊंगा। और निहत्ते, बूढ़े लोग, औरतें, बच्चे, बस गोरे साहब ने ऑर्डर दे दिया, गोली चलाओ, गोली चलाओ। ये अंदर की फूट ने हमें हरदम हराया है।
भारत का किला, ये कई बार कहा गया है, भारत का किला, दरवाजा किले अंदर से का खुला है। दरवाज़ा हरदम अंदर से खुला है, हरदम। सो चोला वॉरियर्स को एवेंजर्स बोला है आपने, इसके पीछे क्या कारण है, और इस बारे में अगर कुछ व्यूअर्स को बता सकें, चोल साम्राज्य का थोड़ा सा जिक्र। देखिए, राजेंद्र चोल साम्राज्य पूरे घोर शिव भक्त थे, लेकिन उनके पहले मैं थोड़ा विस्तार से बताता हूँ, क्योंकि हमारे इतिहास में, इनके टेक्स्ट बुक्स में इतना सिखाया नहीं जाता है उनके बारे में। जी। और मैं तमिलनाडु में मैंने पढ़ाई की थी बचपन में, 1980s में, तो तभी मैंने सीखा था इनके बारे में। तभी मैं रजनीकांत जी का बड़ा फ़ैन भी हो गया था। तमिल थोड़ी सी सीखी भी थी उस समय। जी। आपके कुछ तमिल हैं क्या, कोई व्यूअर? तमिल ऐसे व्यूअर्स तो नहीं है, तो उनके लिए कह देता हूँ, उन्न रेंड मून नाला अंजारी एरिया टोम पता पता, तमिल नंबर्स हैं। अच्छा। थोड़ा बहुत मैंने सीखा था। बढ़िया। और एक पोनियन सेल्वन जो हाल में पिक्चर आई थी, वो एक्चुअली एक बुक सीरीज थी, वो भी मैंने पढ़ी थी 1990s में। चोला साम्राज्य सच्ची में बहुत विशाल था। सम्राट राजेंद्र चोला का जो साम्राज्य था, पूरा अगर आप वो इंक्लूड करें, जब उनके पीक पर, अकबर से कम नहीं था वो। ओके। और हमारे टेक्स्ट बुक्स पढ़े तो ऐसा आपको इमेज तो नहीं दिखता है आपको। इनफैक्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज तक पूरा साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, मतलब पूरा बंगाल, गंगा तक, इसलिए उन्होंने गंगा कोंड टाइटल लिया था। श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, पूरा बे ऑफ बंगाल बेसिकली राजेंद्र चोला का तालाब था एक तरह से, क्योंकि पूरा उनका वो सब उनके कंट्रोल में था। तो इतना बड़ा साम्राज्य था उनका, और हमारे टेक्स्ट बुक्स में बस 2 चैप्टर्स में रफा दफा कर दिया जाता है उनके बारे में, इतना सिखाया नहीं जाता है हमें। उस समय के सबसे पावरफुल नेवी था उनका जी। बहुत विशाल, बहुत समृद्ध, और दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान थे राजेंद्र चोला। अभी आजकल कुछ लोग कहते हैं कि भाई भारत का कुछ कॉन्सेप्ट तो था ही नहीं, या शायद चोला तो हिंदू थे ही नहीं। वो मैं थोड़ा सा मैं आश्चर्यचकित रह गया जिसने कहा कि वो तो सिर्फ शिव भक्त थे, हिंदू नहीं थे। मैंने कहा साला मैं भी शिव भक्त हूँ क्या, मैं हिंदू नहीं हूँ क्या? तो और वो घोर शिव भक्त थे राजराज चोला, राजेंद्र चोला। उन्होंने जो मंदिरों का निर्माण किया जी, उसके बाहर एक बहुत सुंदर एक रिलीफ है जो मैंने पुस्तक में ठीक है दर्शाया है कि कैलाश पर्वत पे एक सिंहासन है, वहाँ पे शिवजी बैठे हुए हैं, और ये उनके मंदिर में है, राजेंद्र चोला के मंदिर में। और शिवजी ऐसे बैठे हुए हैं, और बहुत छोटे आकार में उनके कदमों के पास एक तरफ राजराज चोला, एक तरफ राजेंद्र चोला दास के रूप में खड़े हुए हैं। दास सम्राट थे, लेकिन दास के रूप में खड़े हुए अपने प्रभु के सामने। ये थी उनकी श्रद्धा। उस जमाने में राजा कौन ऐसा दिखाता था अपने आप को? सही बात है। ओके, तो उनके लिए शिवजी से परे कुछ नहीं था। और कोई ऐसे आके, कोई आक्रमणकारी आके एक ज्योतिर्लिंग को ध्वस्त कर दे, सोमनाथ जी को, तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा उन्हें, कि इसका जवाब तो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। yes. लेकिन हाँ, एम्परर राजेंद्र चोला ने, उनको ये मालूम भी था कि क्योंकि उनकी जो सेना थी वो नेवल वॉरफेयर के लिए थी, ठीक है, और गजनी तो एकदम पूरा हाई माउंटेन्स में था, 2,500 मीटर्स पे। राइट तो उनकी सेना इट वॉजंट ट्रेन्ड फॉर माउंटेन वॉरफेयर। राइट। तो उन्होंने निर्णय लिया कि एक असैसिनेशन स्क्वाड भेजा जाएगा जो महमूद गजनी को मौत के घाट उतारेगा, मृत्यु दंड देगा, और जो शिवलिंग के अवशेष जो वो ले गया था उन्हें वापस लाया जाएगा सादर सहित। सो ये है वो कहानी। तो जो स्क्वाड उन्होंने बनाया उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी इसमें बताया गया कि हाँ, सब किसको तो कैसे कुछ चुना? है। हमने अभी चर्चा की कि भारत में हरदम कठिनाई ये होती कि अंदरूनी फूट, एकता नहीं होती। तो मैं चाहता था कि कई जातियों के लोग हों, कई क्षेत्रों के हों, कई पंथों के हों। वाह। तो इसमें मुसलमान भी हैं, गुजराती भी हैं, तमिल भी है, केरलाइट भी है, मालवा से भी है, राइट। एक बंगाली भी है। सब एकजुट होके गए थे क्योंकि उन्हें शिव जी का बदला लेना था। एकता होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। तो कितना हिस्सा इस बुक में डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है और कितना फिक्शन है? देखिए, ये फिक्शन है। मैं Completely हाँ, मतलब देखिए, एम्परर राजेंद्र चोला, महमूद गजनी, उन सब के डिस्क्रिप्शंस जो साउथ ईस्ट एशिया में, वो सब सही है, वो सब सही है, वो ठीक सब है। सत्य है। लेकिन भाई कॉन्वर्जेशंस क्या हो रहे हैं,
स्क्वाड कैसे गया, भाई वो सब कहाँ हिस्ट्री बुक्स में लिखा होगा। ठीक है। और देखिए जो भी अगर कोई हिस्टोरिकल फिक्शन लिखता है तो फैक्ट्स का सहारा लेकर एक रोमांचक कहानी लिखता है। जैसे आपने ब्रेवहार्ट पिक्चर देखी होगी या मुगले आजम देखी होगी, राइट। तो एम्परर अकबर तो थे, वो तो सच था, वो तो मनगढ़ंत नहीं है। और लेकिन अगर एम्परर अकबर के साथ वो राजेंद्र चोड़ा दिखाते हैं वो तो गलत होगा, क्योंकि राजेंद्र चोड़ा तो 500 साल पहले थे, कंटेम्प्रेरी नहीं थे। हाँ ठीक है। लेकिन एम्परर अकबर तो थे, सलीम तो थे, हाँ अनारकली नहीं थी, ठीक है ना दीवार थी। ना दीवार थी महिलाएं नहीं थी तो दीवार कहाँ से आएगी तो और सलीम ऐसा कुछ ये योद्धा नहीं था, वो तो मतलब लाइनें खींचता था, चर्सी था बेसिकली। ठीक है। उसकी पत्नी उसका साम्राज्य चलाती थी। अच्छा। हाँ शाहजहां की नूरजहां ज़ात और मतलब पावर उसके हाथ में था। तो एनीवे तो मुगले आजम का एक हिस्टोरिक, मेरा उतना फिक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ फैक्ट्स के ऊपर आधारित है। ठीक है। सो आपने एक जिक्र किया कि जब आप माता सती के बारे में लिख रहे थे और सोच रहे थे तो आप काफ़ी इमोशनल टाइम था वो। सोमनाथ के डिस्ट्रक्शन के बारे में जब आप रिसर्च कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे, तो क्या इमोशनल स्ट्रगल था? हाउ वाज इट? बहुत गुस्सा आता है जब जो भी मैंने पढ़ा है नॉन फिक्शन जो डिस्क्रिप्शंस हैं उसके ऊपर, दुख होता है, गुस्सा आता है, हेल्पलेसनेस का फीलिंग होता है। और जो मैंने दृश्य यहाँ पे दिखाया उससे बहुत ज़्यादा हुआ था, क्योंकि उतना लिखता तो शायद, क्योंकि देखिए कहानी का ऐसा है कि अगर आप ज़्यादा ही हॉरर स्ट्रक कर दें लोगों को तो लोग यार बंद कर देते, यार अभी ये सहन नहीं हो रहा, बंद करो। राइट। कथाकार को थोड़ा सा मॉडरेट करना पड़ता है। ठीक है। लेकिन जो महमूद गजनी ने किया था, मतलब अगर आप जो उस ज़माने के जो या बाद में भी अकाउंट जो लिखे गए बहुत दुखद थे, बहुत दुखद। और हाँ ऑफ कोर्स गुस्सा, पीड़ा, दुख, हेल्पलेसनेस। लेकिन हाँ इसके बाद सोमनाथ जी गया भी था तो खुशी भी आई कि आप तोड़ भी दो, हम पुनः निर्माण कर लेंगे, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, नंदी जी की तरह हम बैठे रहेंगे वहाँ पे बना। और पुनः सोमनाथ जी तो 17 बार बनाया गया है जी। 17 बार, 17 बार, हर 17 बार फिर से बनाया गया। और गजनी तो मैं गया नहीं हूँ, लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा शहर ही आपको मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं क्या हाल है उस शहर का। बिल्कुल। सो एक चीज़ जो अच्छी है इस बुक के वजह से कि जिस चोल साम्राज्य के बारे में, चोला डायनेस्टी के बारे में सिर्फ साउथ इंडिया तक वो लिमिटेड था, अब वो एक तो पैन इंडिया प्लस ग्लोबली, क्योंकि आपके बुक्स इतने पॉपुलर होते हैं। तो इसके अलावा कोई और टेक्स्ट या कोई रिसर्च मटेरियल जो आप यंग जनरेशन को रेकमेंड करना चाहें, अगर चोला डायनेस्टी के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो सही वर्जन? अगर उनको कहानी ही पढ़ना है तो एक्चुअली पोन्नियन सेल्वन पढ़िए। ओके। पोन्नियन सेल्वन एक आई थिंक 50s में लिखी गई थी, 40s या 50s में। ओरिजिनल तमिल है, 90s में उसका अंग्रेज़ी अनुवाद किया गया। पोन्नियन सेल्वन का लिटरल ट्रांसलेशन है बिलवड ऑफ द कावेरी। पोन्नी कावेरी नदी का, कावेरी जी का एक दूसरा नाम है पोन्नी। तो पोन्नियन सेल्वन मतलब बिलवड ऑफ द कावेरी, जो एक्चुअली इवन सन ऑफ द कावेरी, तो मतलब कावेरी जी का बेटा। ठीक है। ये सम्राट राजराज चोड़ा की कहानी है, मतलब एम्परर राजेंद्र चोड़ा के पिताजी। ठीक है। और ये सीरीज ऑफ 5 बुक्स है, ज़रूर पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा। फिल्में भी बनी है ना इसमें? फिल्में भी बनी है, दो फिल्में बनी है। फिल्में भी, हाँ फिल्में भी बहुत अच्छी हैं। और मणिरत्नम जी का तो मैं बहुत बहुत ज़बरन फ़ैन हूँ मैं उनका। लेकिन मैं ये सुझाव दूंगा कि आप पुस्तक पढ़िए, क्योंकि देखिए फिल्मों में क्या होता है, एक बताया गया है कि एक फिल्म एक तरह से एक डेट होता है और बुक जो है वो शादी होती है। तो डेट में भी मज़ा मिलता है, लेकिन अगर आपको ठीक से समझता है तो शादी करनी पड़ती है। तो क्योंकि इसमें समय मिलता है ना आपको। फिल्म में तो अभी 2-2.5 घंटे में कितना डाल सकते हैं, एडिट तो करना ही पड़ता है। देखते हैं शादी का रिस्क कितने लोग लेंगे। अच्छा चलो शादी नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, रिलेशनशिप। ठीक है। आजकल क्या है, सिचुएशनशिप। हाँ सिचुएशन नहीं, ये किताब सिचुएशनशिप नहीं है, शायद मूवी किताब रिलेशनशिप। अगर आज का जनरेशन सिचुएशनशिप चाहता भी है तो आप रेकमेंड नहीं करेंगे उसको? यार देखो ऐसा है कि
क्योंकि आप ही ने कहा कि टाइम के हिसाब से लॉ बदलता है। मैं देखिए मैं कंजर्वेटिव नहीं हूँ, लेकिन मैं एक्सट्रीम लिबरल भी नहीं हूँ, मैं लिबरल हूँ। स्त्रियों पुरुषों को इक्वालिटी मिलना चाहिए, एलजीबीटीज़ को राइट्स मिलने चाहिए, वो सब मैं मानता हूँ। लेकिन मैं हरदम ये कहता हूँ कि अगर आप कुछ भी कदम उठा रहे हैं तो इसमें मोरालिटी से ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचिए। ठीक है। जैसे हाँ ठीक है, जैसे यूएस में अगर शादी के बंधन के बाहर बच्चा पैदा हो तो उसे इमोरल नहीं सोचा जाता है। सऊदी अरेबिया यूएई में इमोरल सोचा जाता है। ये अलग बात है और इसके ऊपर तो चर्चा होती रहेगी। लेकिन अगर आप शादी के बंधन के बाहर बच्चा पैदा कर रहे हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं वो अमेरिका में आपको दिख रहा है। जो सिंगल मदर्स हैं बेचारी कितना सफ़र करती हैं, ठीक है, और जो बच्चे हैं अगर फादर एब्सेंट है वो कितना सफ़र कर रहे हैं। इसी तरह ये तो मैंने थोड़ा एक्सट्रीम एग्जांपल दे दिया, मैं सिचुएशनशिप्स के भी बारे में कहूँगा कि अगर आप कुछ कर रहे हैं बस कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच लीजिए। क्योंकि आजकल माहौल ऐसा है, देखिए मैं 50 वर्ष का हूँ, बचपन में हम सब ने बेवकूफ़ियाँ की हैं, लड़ाई किया है ये सब, लेकिन हमने जो बेवकूफ़ियाँ की वो समय में दफन हो गई हैं। कुछ रिकॉर्ड नहीं है ना, कुछ इंस्टाग्राम तो था ही नहीं कहीं कुछ वीडियो है नहीं, तो भाई जो बेवकूफ़ी की वो गई अभी। ठीक है। लेकिन द इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स ना। अगर आप आज के युग में आप अगर युवा की ज़िंदगी जी रहे हैं और आप कुछ कर रहे हैं और आप पोस्ट कर रहे हैं, 5-10 साल बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, मैं बस ये कह रहा हूँ उसके बारे में आप सोच लीजिए। ठीक है। इसमें कुछ सही गलत नहीं है, आप बस सोच लीजिए। हमारे ज़माने हम लोग भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते थे, तो बस मैं यही छोड़ दूंगा सोच लीजिए। बोरिंग हो गया क्या? नहीं, डरा दिया आपने। बोरिंग नहीं हुआ, डरा दिया आपने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, आपको जो ठीक लगे तू देख ले भाई, करिए। हाँ ये सही तरह, तू देख ले। एक्चुअली मैंने इतना लंबा कह दिया, आपने बस 3 शब्दों में। मैं कथाकार हूँ, आप गीतकार हैं। So, आपका बेटा अगर आपके पास आता है और बोलता है मैं सिचुएशनशिप में जाना चाहता हूँ, तो आप भी उसको ये बोलोगे तू देख ले भाई, या आप उसको प्रॉपर समझाओगे? मैं उसको कॉन्सिक्वेंसेस समझाऊंगा या पड़ेगी? फिर उसे जो करना नहीं, हाथ नहीं उठा, कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। आपको पीटा गया था बचपन? हाँ 2 बार। एक बार मैं डिजर्व करता था। देखिए माँ तो बहुत स्ट्रिक्ट थी, माँ तो हर किसी को मारती थी, हम चारों को। माँ बहुत स्ट्रिक्ट थी, पिताजी बहुत स्पॉइल करते थे, कभी ना नहीं कहते थे, बैलेंस। हाँ, लेकिन माँ एकदम स्ट्रिक्ट थी। लेकिन पिताजी ने सिर्फ 2 बार मुझे झापड़ मारा था। एक बार रीज़न एक्चुअली सही था, वो गूंज आज भी कानों में है, और मेरे हिसाब से मैं एक बेहतर कैरेक्टर हूँ क्योंकि उस बार उन्होंने झापड़ मारा। एक बार मैं डिज़र्व नहीं करता था और पिताजी ने सॉरी बोला मुझे। अच्छा। हाँ, लेकिन जब डिज़र्व करता था तब मार पड़नी चाहिए थी, और अच्छा हुआ मार पड़ी। तो आज के टाइम पेरेंट्स को अपने बच्चों को पिटाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? मेरा चरित्र तो बेहतर हुआ, तो मतलब मैं पिटाई नहीं की डंडा लेके, लेकिन हाँ पनिशमेंट देना चाहिए, क्योंकि माँ बाप होते हैं। और पनिशमेंट ऐसा नहीं कि मार, पनिशमेंट कैन बी ग्राउंडिंग, कैन बी एनीथिंग। क्योंकि आजकल अगर ये पश्चिमी जो एकदम ये तरीका है, बच्चों के साथ फ्रेंड्स बन जाओ। हाँ, नहीं वो आपके फ्रेंड नहीं है, आपके बच्चे हैं। हाँ। आप ये 8 साल के बच्चे से नहीं पूछ सकते हो बेटा तुम्हें क्या खाना है। मतलब हमारी माँ का जो टेबल पे है चुपचाप खाओ, ये स्पॉइलिंग नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें टफ बनना है यार, ज़िंदगी तुम्हें कहाँ ले जाए क्या मालूम। सही बात है। और माँ बाप हर टाइम थोड़ी रहने वाले हैं, तुम बड़े बन जाओगे, तुम्हें वो स्ट्रेंथ है नहीं, टफनेस है नहीं, क्योंकि ऐसी आदतें बुरी पड़ गई हैं कि जो मुझे मन आए वही खाना मिलना चाहिए। मैं भाई बस में तो ट्रैवल करूँगा नहीं, मैं तो ये करूँगा नहीं, मैं तो वो करूँगा नहीं। भाई तो अगर वो टफनेस नहीं है तो ज़िंदगी ने तुम्हें, अगर किस्मत ने मार लगाई तुम्हें, तुम झेलोगे कैसे? और किस्मत आपके माँ बाप नहीं होते हैं, राइट। किस्मत आपको कई बार, जैसे मेरे साथ भी हुआ था मेरी ज़ाती ज़िंदगी में, किस्मत मार देती है, ये है ज़िंदगी का सच है। ये एक अंग्रेज़ी में बड़ा अच्छा लाइन है, यू डोंट प्रिपेयर द रोड फॉर योर चिल्ड्रन, यू प्रिपेयर योर चिल्ड्रन फॉर द रोड। राइट।
क्योंकि सड़क तो कठिन होगा और माँ बाप हर बार नहीं होने वाले हैं भाई। ज़िंदगी का तो लॉ है ना, कभी ना कभी तो उनको जाना है, तो तुम अकेले चल पाओगे कि नहीं? तो दैट्स व्हाट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो सिचुएशन के हिसाब से पीट सकते हैं हाँ, बच्चे को। मतलब देख लो, तू देख ले भाई। तू देख ले भाई। लेकिन अगर बच्चा कुछ ऐसा क्योंकि जैसे करे आपने जब बोला आपको 2 बार मार पड़ी है, मुझे भी 2 ही बार पड़ी है। जैसे होम्योपैथी की गोलियां होती हैं ना, 2 बार सुबह, दोपहर, फिर शाम को। तो आपको मतलब लॉजिक था, मतलब सही पड़ी थी कि गलत पड़ा था? अब तो ऐसा लग रहा था कि सही कर रहे हो, क्योंकि अगर आपको रोज ही किसी फॉर्म में डांटा जा रहा है, रोका जा रहा है, बिकॉज हम जॉइंट फैमिली में थे, तो क्या होता था कि कभी कभी जॉइंट फैमिली का जो एक प्रेशर होता है वो आप पे आ जाता है। फिर बाद में मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद सही है, पर मैं करता रहूँगा। वो जो मस्ती है, बदमाशी है, क्योंकि अगर पढ़ना ही है तो फिर करते रहो। पर बाद में अब जाके ये लगता है ऑन अ सीरियस नोट कि ज़्यादातर टाइम वो सही थे। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा अनरीजनेबल होके वो एक्ट्स कर रहा था, जो मुझे लगता है मेरा बेटा नहीं करता है। हाँ, तो अगर जरूरत नहीं है तुम ऐसे ही मार रहे हो तो वो गलत बात है। वो लिख के रखेगा। और रोज अगर गुस्सा हो रहे हो तो मतलब एक्चुअली तुमने ठीक से उसको ट्रेन नहीं किया है ना। अगर ठीक से, और मेरा मानना है कि बच्चे सुनते नहीं, देखते हैं। they observe। अगर आप चाहते हैं कि आपका लड़का है वो लड़कियों की इज्जत करे, तो घर में बाप को माँ की इज्जत करनी चाहिए। वंडरफुल। अगर आप चाहते हैं कि वो भाई बहन लड़ाई ना करें, तो माँ बाप को लड़ना नहीं चाहिए उनके सामने। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा पुस्तक पढ़े, रीडर बने, तो आप खुद पढ़िए। सही बात। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा इतना टीवी ना देखे, तो आप क्यों देख रहे हैं भाई? आप भी बंद करिए। तो एक्चुअली जैसे गांधी जी कहते थे, यू हैव टू बी द चेंज यू वांट टू सी। करेक्ट। लेकिन कभी कभार जब ज़रूरत पड़ती है, जैसे वो एक बार मुझे मैंने, क्योंकि आशीष और मैं पूरा लंबा नहीं बताऊंगा, मेरा जुड़ा भाई, क्योंकि माँ हरदम स्ट्रिक्ट रहती थी, पिताजी बहुत ये रिलैक्स थे। पिताजी ऑफिस में थे, हम लोग वापस आए थे। संक्षेप में बता रहा हूँ, एक होमवर्क करना था, माँ ने कहा हमको बाहर खेलने जाना था, माँ ने कहा नहीं पहले होमवर्क ख़त्म करो। तो हम बैठे थे, पिताजी ऑफिस से आए, हमने पिताजी को बोला कि हमें खेलने जाना है, उन्हें हाँ कह दिया, हम चले गए। 2 घंटे बाद वापस आए तो पिताजी को हमने कभी, पापा को कभी इतना गुस्सा कभी नहीं देखा था। ठीक है। और गुस्सा उनको इस बात पे आया कि अगर तुम्हारी माँ ने तुम दोनों को ना बोल दिया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछने की कि क्या मतलब माँ बाप में लड़ाई करवाना चाह रहे हो? और घर में ये झूठ नहीं बोला जाता है। ओके। और 2 झापड़ पड़ी हमें कि घर में तुम हरदम सच ही बोलोगे और घर में ये अंदरों ये सब ये बकवास नहीं चलेगा। और वो अच्छा हुआ, क्योंकि पूरा परिवार हमारा बहुत क्लोज नेट है। ठीक है। भाई बहन एकदम बहुत। और ये एक्चुअली एक लाइफ लेसन था ना, पिताजी ने हमें दिया, पापा ने हमें दिया, कि नहीं तो कई बार माँ बाप ये कंपटीशन में लग जाते हैं कि बच्चा किसको ज़्यादा प्यार करता है। आप वो कर रहे हो, आप अपने बच्चे का चरित्र बिगाड़ रहे हो। माँ बाप को हरदम यूनाइटेड होना चाहिए, नहीं तो बच्चा एक दूसरे के गेम खेलता रहता है वो। सही बात है। हाँ, और पत्ते आपके बिछ जाते हैं। बट कितना सॉलिड लेसन है ना, आपको हमेशा याद रहेगा वो। हमेशा। और जैसा मैंने कहा, वो गूंज अभी तक कानों में है। अच्छा थप्पड़ मिला था। मैं 1-2 पर्सनल क्वेश्चन भी आपको ज़रूर पूछूंगा, लेकिन उससे पहले चोला वॉरियर्स को आपने टाइगर्स बोला है, तो कितनी रिसर्च आपने चोल साम्राज्य पे करी थी इसको? उनका जो ध्वज था उस पर टाइगर हुआ करता था, तो इसलिए मैंने टाइगर्स डाला है। ठीक है। इसलिए आप देखेंगे मेरे कवर्स में हरदम हिडन इमेजेस भी होते हैं। ठीक है। आप देखेंगे जो पीछे एक ध्वज है जी, उस पे टाइगर। हाँ, उस पे टाइगर, उस पे आप देखेंगे तमिल में कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? हाँ, वो आप अनुवाद कर लीजिए। वो गूगल लेंस करके। लेकिन अच्छा, चोलन लिखा हुआ है। चोलन। हाँ, ओके। तो मतलब चोला को तमिल में बोलने का एक तरीका है चोलन। तो ये राजेंद्र चोलन ही है? ना, ये जनरल नरसिम्हन है। अच्छा, जनरल नरसिम्हन है। और बीच में वो एक पंडित है जो शिवलिंग बचाने की कोशिश कर रहा है। हाँ। और एक तुर्की उसे मार रहा है, और ये स्क्वाड है उसका। ये स्क्वाड है। हाँ, जो जाता है, और भी लोग जाते हैं। तो राजेंद्र चोला को आपने उनका फिजिक या वो उसका वर्णन है? मैंने वर्णन है, और वो रियल वर्णन है। क्योंकि जब ये ऑर्डर किया गया था, ये असैसिनेशन स्क्वाड, तब तक
राजेंद्र चोड़ा की उम्र ऑलरेडी करीब 55 की हो गई थी, 55-60 की करीब। ठीक है। सो आपकी बुक्स में एक फिलोसॉफिकल अंडरकरंट होता है, इससे क्या आपको लगता है कि सीखने को मिलेगा? यूनिटी है, रिवेंज है, बट रिवेंज फॉर अ राइट कॉज है। एक तो एकता, ठीक और वो तो सुहेल देव में भी थी, इसमें भी Correct. थी। लेकिन दूसरा एक्चुअली कई डिस्कशंस इसमें होते हैं, कई चर्चाएं होती हैं, और एक चर्चा ये है कि हमारे भारत में आप देखेंगे जो पार्टीशन हुआ, कई लोग जिन्होंने सफ़र भी किया, पंजाबी, सिंधी, बंगाली, कई लोग उसके बारे में बात भी नहीं करते हैं। इतना मतलब मेरे हिसाब से 20वीं शताब्दी का पूरे एक्चुअली परहैप्स लास्ट 500 साल का सबसे सेमिनल और इम्पॉर्टेंट एक्चुअली इवेंट था। 10 मिलियन लोग रेफ्यूजीज़ बने थे, 1 मिलियन मारे गए, लेकिन इसके बारे में हम इतना चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन आप इज़राइल में देखेंगे या यूएस में देखेंगे, वो अपने इतिहास को एकदम वो खुरेते रहते हैं, समझते रहते हैं, क्योंकि उनको समझना है, और जो जिन्होंने ऊपर आक्रमण किया था उसके बारे में बातचीत करनी है। इसके ऊपर चर्चा होती है कि ये एक्चुअली एक तरह से हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर हमारे अतीत में कुछ चीज़ बहुत पेनफुल है तो उसे भाई भुला दो, ओके, ताकि हम आगे चल पाएँ। तो ये एक चर्चा होती है कि अगर हम अपने अतीत के जो भी दुख है, जो भी पेन है, अगर हम उसे पकड़े रहें तो आगे कैसे बढ़ेंगे, उसी में इर्द गिर्द वो घूमते रहेंगे। और तैतरीय उपनिषद में लिखा गया चरेवेति चरेवेति, कि चलते रहो चलते रहो। तो जो वो गाना जो है वो छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, कल की बात पुरानी है उसको मैं पसंद नहीं करता हूँ। जो पुरानी अच्छी बातें उसे याद रखनी चाहिए, लेकिन जो दुखदायक जो बात है अगर आप उसे भुला दें तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ये एक लॉजिक है, मैं इसे नकार नहीं रहा हूँ। और भारत ने कई बार यही किया। आप देखेंगे हमने इतना पिछले 1000 साल का इतने आक्रमण हुए हमारे ऊपर, हम इतना एनालाइज नहीं करते हैं, पार्टीशन का हम इतना एनालाइज नहीं करते हैं। शायद इसके कारण हम इतना ग्रो भी कर रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट लॉस्ट इन आ पास्ट। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो उसमें डिस्कस किया जाता है कि अगर हम अपने अतीत के हर घाव को भुला दें ताकि हम अपने भविष्य को उज्जवल बना पाएं, तो जिस दुश्मन ने वो घाव हमारे ऊपर किए वो दोबारा वापस आएगा। ओके। तो ये अच्छी बात है कि हमारी आबादी के कई लोग अपने अतीत के घाव को भुला दें और आगे बढ़ें ताकि प्रगति होती रहे। लेकिन कुछ लोगों को वो घाव याद रखना पड़ेगा, सो फॉरगिव डोंट फॉरगेट, और प्रतिशोध लेना पड़ेगा। ओके। ताकि वो दुश्मन समझ जाए कि हमारे ऊपर तुम वार करोगे तो आगे देख लो भाई, सोच लो तू तेरा क्या हम प्रतिशोध लेंगे, घर में घुस के मारेंगे। हाँ, वो एक ये होता है, वो हमें सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखिए, अगर आज कोई हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, हमारे सेना को मार दे, अंदर घुस जाए, और 5 साल बाद बोले चलो यार ट्रेड डील कर लेते हैं, तुम्हारी जीडीपी बढ़ेगी, चलो कुछ पैसा कमाते हैं, लोगों को नौकरी मिल जाएगी। अगर हम ये सिर्फ ये करते रहें तो दुश्मन क्या सोचेगा कि ये लोग तो हैं ऐसे, मार दो, जब मारना है हम बाद में ट्रेड करके सुलटा समझा लेंगे। तो दुश्मन क्या सीखता है कि इसको बड़ी आसानी से मार सकते हैं। लेकिन अगर वो सीख ले कि तुमने भारतीयों को मारा तो हम लॉ ऑफ कर्मा है, जो तुम हमें दोगे वो ही हम लौटाएंगे तुम्हें। तुम प्रेम दोगे हम प्रेम देंगे, तुम घृणा दोगे साला हम और भी घृणा देंगे, तुम मारोगे तो हमारे 1 मारोगे हम तुम्हारे 5 मारेंगे। ये दूसरों को सीखना चाहिए। तो ये फिलॉसफी पे मैंने चर्चा की है कि कुछ लोगों को याद रखना चाहिए कि भारत पे आक्रमण करोगे, सोच लो परिणाम होगा, सोच लो करने के पहले। कई लोग भुला दें, अच्छी बात है, प्रगति करते रहो, कुछ लोगों को याद रखना चाहिए। आपने इजराइल का जिक्र किया, तो आपको लगता है जूस में ये कॉमन है कि पूरा इजराइल ऐसा सोचता है? वो स्पिरिट तो है, उनका इतिहास हर किसी को मालूम है। तो वहाँ का जो ऑपोजिशन है, वहाँ का जो दूसरा एलिमेंट है, जैसे भारत में है, तो भारत में वो उसको एक नज़रिए से देखता है कि आपके इस किताब की वजह से, आपकी इस फिल्म की वजह से, आपकी इस चर्चा की वजह से एक पक्ष को बहुत बुरा लगेगा
तो वो आप क्यों करते हो उसको? मतलब वही जो बुरा कुरेदते क्यों? क्यों, हिस्ट्री क्यों कुरेदते हो? बुरा क्यों लगेगा? और वही तो मैं कह रहा हूँ कि हिस्ट्री को याद रखना चाहिए, फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट। और अगर आज कोई आक्रमण कर रहा है तो उसे सबक सिखाओ, नहीं तो दोबारा वो युद्ध करेगा, सो अगर हिस्ट्री की दोबारा बात हो रही है तो attack करेगा। नेगेटिविटी नहीं फैलेगी, आपके हिसाब से करना चाहिए। क्यों? इसमें तो मैं यूनिटी दिखाता हूँ, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सब जाति के लोग हैं, सब क्षेत्र के लोग हैं। और ये जिस तरह मैंने दर्शाया है, ये के मोहम्मद साहब ने मुझे बड़े सुंदर तरीके से कहा था। इशू दूसरा था, वो राम जन्मभूमि जी की बात कर रहे थे एक डॉक्यूमेंट्री में। के मोहम्मद साहब, आपने नाम सुना होगा, Correct, of बड़े course. लेजेंडरी आर्कियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने कहा था भाई बाबर तो उज़्बेक था, मैं तो भारतीय मुसलमान हूँ, मेरा उसके साथ क्या लेना देना है। और उन्होंने कहा था अगर कोई विदेशी यहाँ पे आता है और हम पर आक्रमण करता है, हमारा मंदिर तोड़ता है, तो उन्होंने कहा ये हिंदू मुस्लिम इशू थोड़ी है, ये तो इंडियन फॉरेनर इशू है। राइट, महमूद गजनी भी तो तुर्की था, फॉरेनर था। राइट। तो इस बुक में इट हैज़ टू बी वेरी क्लियर, ये हिंदू मुस्लिम इशू नहीं है, ये इंडियन फॉरेनर इशू है। और कोई विदेशी हम पर आक्रमण करेगा तो उसे सबक सिखाना चाहिए, वही मैंने बुक में लिखा है। क्योंकि विदेशी ये ना समझें कि भारतीय तो ऐसे हैं, अपने पैसे के लिए वो कुछ भी कर देंगे, बस उनको पैसा दिखा दो। क्योंकि फिर हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं गलत सबक सीखते हैं वो। ठीक है, सती प्रथा पे आपने काफ़ी बात की है, उस बारे में थोड़ा बताइए। ये कब शुरू हुआ, ये नैरेटिव कब से शुरू होना चालू हुआ? लेकिन नैरेटिव तो अंग्रेज़ों के ज़माने से आ रहा है, लेकिन विमेन बीइंग बर्न्ड एट द स्टेक ये तो यूरोप में बहुत हुआ था, विच बर्निंग्स। शायद इसलिए उनको ये नॉर्मल लगा कि हाँ दूसरी संस्कृतियाँ भी ये करती होंगी। आपने विच बर्निंग्स के बारे में तो सुना होगा। हज़ारों, कुछ कहते हैं लाखों की तादाद में औरतों को जलाया गया था यूरोप में, क्योंकि वो मानते थे कि स्त्रियां जो हैं वो डेविल्स का काम करती हैं, और अगर कोई स्त्री पढ़ने का उनके हिसाब से जुल्म कर दे तो फिर उसे, या कुछ नॉलेज हो, साइंटिस्ट हो, ठीक है। हमारे में तो स्त्रियां तो साइंटिस्ट तो थी, हमारे ऋग्वेद में है उनके नाम। शायद इसलिए उन्होंने ये सोचा था कि भाई हर संस्कृति में ये करता है, ये होता है। लेकिन चलिए हम अपने ही टेक्स्ट को देखते हैं। रामायण महाभारत हमारे एंट्री लेवल टेक्स्ट हैं, आप मानेंगे। ठीक है, सबसे टॉप लेवल पे तो उपनिषद हैं, एक पूरा एक ग्रेजुएशन क्लास है, लेकिन एंट्री लेवल रामायण महाभारत समझाने के लिए तो, समझाने के लिए, ठीक है, आम जनता को समझाने के लिए। रामायण महाभारत में हम विधवाओं की सूची बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, और आप मुझे बताइए उनमें से सती किसने की? कौशल्या माँ सती की क्या उन्हें? कैकेयी माँ, सुमित्रा माँ, मंदोदरी। महाभारत में कुंती, मत्स्यगंधा जी, वो तो मतलब अपने पति के देहांत के बाद वो तो राज चला रही थी जी। हाँ, सत्य हमें मतलब हमारे आंखों के सामने है, हमें दिखता नहीं है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने कह दिया तो सच ही होगा, ठीक है। दूसरी बात है कि क्या ऐसी कोई प्रथा थी जहाँ पुरुष और स्त्री दोनों इच्छा मृत्यु करते थे, मतलब डाइंग बाय सुसाइड? राइट, हाँ, ऐसी प्रथा तो थी। महाभारत में भी जब अर्जुन अभिमन्यु की मृत्यु का प्रतिशोध नहीं ले पा रहा है, आपको वो जी, घटना तो याद होगा, वो एक पायर में क्लाइंब करने वाले थे, राइट, ऐसी एक कहानी है। ठीक है, तो वो सता है क्या? एक हिस्टोरिकल टाइम में, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, एक ऋषि थे, नाम भूल रहा हूँ, क्षमा कीजिए। No problem. उन्होंने एक मैं आपको भेज दूंगा, आप अपने कमेंट्स में डाल दीजिएगा ये, जी। गूगल करके। उन्होंने उनको बौद्ध धर्म सीखना था, तो अपने बुद्धिस्ट गुरु के पास गए थे, एक बुद्धिस्ट गुरु के पास, और उन्होंने पूछा उससे कि तुम बौद्ध हो कि नहीं। उन्होंने झूठ बोला कि मैं बौद्ध हूँ, और उन्होंने सीखा। उसके बाद उन्हें प्रतीत हुआ कि मुझे अपने गुरु को झूठ नहीं बोलना चाहिए था, ये अधर्म है, ये पाप है। तो वो खुद उन्होंने एक फ्यूनरल पायर बनाया और उसके ऊपर उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये तो पुरुष थे, तो ये सता है क्या? अनुगमन, ए रिचुअल सुसाइड, वो तो जापान में भी होता है, आपने समुराई का देखा है, वो स्वॉर्ड के साथ। तो ये पुरुष और स्त्री दोनों करते थे। तो क्या इक्के दुक्के यहाँ पे मिलेंगे? हाँ, लेकिन वो सिर्फ स्त्री नहीं, पुरुष भी थे, ठीक है। जैसा मैंने आपको उदाहरण दिए, वो सती नहीं था,
सती की प्रथा नहीं थी। सती की प्रथा है कि हमें बताया जाता है कि अगर पति मर गया तो उसकी चिता पे आपको जलना ही है। भाई उदाहरण मुझे बताइए, उदाहरण कहाँ पे हैं? जौहर के उदाहरण हैं जी। और कुछ इच्छा मृत्यु के उदाहरण हैं अनुगमनों के, वो तो पुरुषों ने भी किए। एक रानी की मृत्यु हुई थी, मैं आपको फिर से वो भेज दूंगा, ये मैंने अपने एक पॉडकास्ट में डाला था। ये 15वीं शताब्दी की है। उनका एक मेल फॉलोअर था, बॉडीगार्ड, उसे बुरा लगा कि वो उन्हें बचा नहीं पाया, उसने भी इच्छा मृत्यु की, आत्मदहन किया। अनुगमन होता था, लेकिन ये सती की प्रथा नहीं थी। जौहर की प्रथा थी, वो तो अलग, वो तो आक्रमण के कारण हुई। ठीक है, ठीक है। और लास्ट चीज़ मैं ये कहूँगा कि हमें अंग्रेज़ बताते हैं, उनका डेटा बताता है कि हज़ारों की तादाद में अपेरेंटली सती हो रहा था उनके ज़माने में। और उनके आंकड़े बताते हैं कि 90% जो उनका डेटा है वो कलकत्ता और कलकत्ता के इर्द गिर्द ही हो रहा था। बाकी जगह नहीं हो रहा था। ये लॉजिकल है क्या? वो कलकत्ता में रहते थे तो उनके हिसाब से, लेकिन वो तो उनका तो मद्रास में भी था, बड़ा बॉम्बे में भी था, लेकिन वहाँ से कुछ डेटा नहीं आया क्योंकि हुआ ही नहीं था। कलकत्ता में किसी को प्रोपेगेंडा बनाना था तो उसने बना दिया, और उन्होंने कलकत्ता में कानून पास कर दिया और अचानक एक ही साल में सब सती जो प्रथा थी बंद हो गई। ऐसा होता है क्या? आज अगर मंदिर का कुछ प्रथा बदलनी है, आपको मालूम है आज के भारत में भी, सही बात है, कितना कठिन होता है, और इतनी विशाल प्रथा ऐसे ही समाप्त हो गई। अब लॉजिक देखिए। ठीक है। ये एक्चुअली एक, और मीनाक्षी जैन जी जो हिस्टोरियन पद्मश्री हिस्टोरियन है, उन्होंने इसके ऊपर पुस्तक भी लिखी है जो मैंने पढ़ी थी, उसके ऊपर मैंने ये पॉडकास्ट बनाई थी। ये एक प्रोपेगेंडा था ये दिखाने के लिए, भाई तुम लोग तो जाहिल हो, हम गोरे आके तुम्हें बचाएंगे, तुम्हें सिविलाइज करेंगे, ये उसका लॉजिक था। और मैं एक और बात कह दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे पूर्वजों में सब अच्छी बातें थीं, कुछ बुरी बातें नहीं थीं। हाँ, कुछ खामियां थीं जैसे जातिवाद, और उसके ऊपर मैं टिप्पणी करता हूँ जहाँ सुधार की है, लेकिन जहाँ उन पर गलत एक आरोप लगाया गया है उसे हमें डिफेंड करना चाहिए। सो राजा राम मोहन राय को कैसे देखते हैं आप? फिर उनका पूरा कुछ अच्छी बातें थी उनकी। हाँ, वो एक अटेम्प्ट कर रहे थे एक तरह से भारत को, क्योंकि देखिए आधुनिकरण की ज़रूरत तो थी। ठीक है, ज़माना बदल रहा था, लेकिन हाँ, जहाँ तक वो सती के बारे में कह रहे थे उससे शायद सहमत नहीं हूँ। और दूसरी एक, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, एक संस्कृत कॉलेज खोलने की कोशिश हो रही थी, लेकिन वो चाहते थे कि भाई अंग्रेज़ी कॉलेज, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, ठीक है, हो। शायद वो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर 1947 में भी ये डिबेट हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि क्यों ना संस्कृत को राष्ट्रभाषा बना दी जाए। डॉक्टर आम्बेडकर कह रहे थे संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाओ, क्योंकि हर किसी के लिए वो एक कठिन भाषा हो जाती। अगर आप हिंदी को राष्ट्रभाषा बना रहे हैं तो जिन लोगों के लिए हिंदी मातृभाषा नहीं है उनके लिए कठिनाई हो जाती है। लेकिन उन्होंने कहा अगर संस्कृत बना रहे तो हर किसी लिए कठिनाई है। और ये भी था कि संस्कृत अगर हम सीख जाएं तो अपने जो प्राचीन धर्म, सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं, साइंस, सब टेक्स्ट हैं हमारे, पता नहीं करीब 5-10 करोड़ की तो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं हमारे, वो सब हम पढ़ पाएंगे। लेकिन उस समय भी ये गलत निर्णय लिया गया कि भाई अंग्रेज़ी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाते हैं। और पुराने ज़माने में भी अंग्रेज़ों का तो, उनके तो सेल्फिश इंटरेस्ट में था कि अंग्रेज़ी को बनाओ जी, लेकिन हमारा सेल्फिश इंटरेस्ट क्या था? संस्कृत को अगर बना देते राष्ट्रभाषा तो शायद हमारी संस्कृति आज अभी अभी अलग होती थोड़ी। एब्सोल्युटली। किसी एक चोल साम्राज्य के राजा से अगर आपको मिलने का मौका मिलेगा तो किसी? हाँ, एम्परर राजेंद्र चोड़ा। ये हाँ, क्योंकि उन्होंने पूरे साउथ ईस्ट एशिया पे भी आक्रमण करके उस पर विजय प्राप्त की थी। इतना ऐसा नेवी बनाया था, नौसेना बनाया था एकदम अव्वल नंबर की। पूरे मतलब वर्ल्ड में एक टॉप एम्पायर कैसे बनाया जाए उनसे सीख सकते हैं हम। और इतने घोर शिव भक्त थे तो आनंद तो मिलेगा उनसे बात। तो अगर इस पे वेब सीरीज बनती है तो उनका रोल आप किसको देखते हैं निभा सकता है आज के टाइम में? रजनीकांत जी। ओके, आप मिले भी रिसेंटली उनसे, कैसा रहा एक्सपीरियंस? अरे बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ मैं उनका बचपन से। जैसा मैंने आपको बताया 1980s में मैंने तमिलनाडु में पढ़ाई की थी। और आपने सोचा था उनसे मिलकर? अरे कहाँ
उनकी मैंने एक चंद्रमुखी करके पिक्चर थी, ठीक है, हाँ, राइट। तमिल में। आई थिंक वो भूल भुलैया जो है उसके ऊपर आधारित है। तो मैंने चंद्रमुखी पहली बार देखी थी तमिल में विदाउट सबटाइटल्स। रजनीकांत जी की पिक्चर थी, नो सबटाइटल्स नीडेड। और जब मैं उनके साथ इस बार मिला था, मेरे एक मित्र हैं अन्नामलाई जी, लीडर हैं वो, तो उन्होंने इंट्रोडक्शन किया और रजनीकांत जी इमीडिएटली मान गए। हम उनके फार्म हाउस गए, वहाँ पे मिले। भाई इतने हम्बल, इतने विनम्र इंसान हैं, इतने बड़े इंसान हैं, लेकिन मतलब हम लोग गाड़ी में आए और मैंने सोचा समय मिलेगा हमें, मैं अपना जैकेट पहनूंगा। वो खुद आके मतलब गेट पे खड़े हुए थे और मैं इतना नर्वस हो गया, अरे भाग रहा हूँ, कुछ पहन रहा हूँ जल्दी। और फिर मैं उनको बोल रहा हूँ, सर मैं आपका इतना बड़ा फ़ैन रहा हूँ। और वो कह रहे नहीं, मैंने आपकी वो इंग्लिश में कह रहे थे, मैं अनुवाद कर रहा हूँ, मैंने आपकी पुस्तकें पढ़ी हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे सर ये मतलब मेरा तो जीवन सफल हो गया। और बहुत ही स्पिरिचुअल आदमी है। बहुत स्पिरिचुअल आदमी है, बहुत स्पिरिचुअल आदमी है, बहुत सिंपल आदमी है। और इतनी सफलता के बाद भी, इतने यश के बाद भी इतने डाउन टू अर्थ हैं। हम सब सीख सकते हैं उनसे कि धार्मिक होने का मतलब क्या है। कोई फेवरेट लाइन, कोई फेवरेट सीन जो आप शेयर करना चाहेंगे इस बुक से रिलेटेड व्यूअर से? महमूद गजनी शिवलिंग के अवशेष जो ले गया था, उसने अपने गजनी के मस्जिद में, मॉस्क के स्टेप्स के अंदर इसे दफन किए थे ताकि लोग इसके ऊपर चलते रहें। तो जब उसे मारा जाता है तो ये मतलब, और कुछ गजनी के लोग भी इस स्क्वाड की मदद कर रहे हैं, तो देर रात में वो वहाँ पे आते हैं और उसे ढूंढ रहे हैं उस जगह। उन्हें बताया गया है कहाँ पे है। वो स्टेप्स के मार्बल कवर को खोलते हैं और वहाँ से निकालते हैं। और सोमनाथ जी शिवलिंग जो था, पता नहीं आपको ज्ञात है कि नहीं, उस ज़माने में वो लोड स्टोन था, मतलब मैग्नेटिक था। तो वो एक क्रोबार से, क्योंकि दफन था वो मार्बल के नीचे, संगमरमर के नीचे, तो क्रोबार से वो ढूंढ रहे थे। और जहाँ पे उनको हल्का सा थोड़ा पुल मिला, मतलब इट जस्ट पुल, राइट, मैग्नेट जो पुल करता है, मैग्नेटिक पुल, तो फिर उन्हें पता है यहीं पे हैं शिवलिंग। और जब मैं लिख रहा था मैं भी रो रहा था, और वो सैनिक भी एकदम मतलब टफ मैन, वो भी रो रहे थे, और नमः शिवाय करके उन्होंने वो अवशेष निकाले। वहाँ पे एक लाइन है कि लोडस्टोन अट्रैक्ट्स स्टील बिकॉज द क्रोबा वाज मेड ऑफ स्टील एंड द महादेव अट्रैक्ट्स मेन ऑफ स्टील। तो वहाँ पे एक मैंने लिखा। पूरी पिक्चर क्रिएट हो गई दिमाग में। ये स्ट्रैटेजी है आपकी, मतलब। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। रैपिड फायर, हाँ चलिए। शिवा ट्रायोलॉजी या रामचंद्र सीरीज आपके दिल के करीब कौन है ज़्यादा? अरे सब दिल के करीब है, मतलब ये आप किसी लेखक से पूछेंगे कौन सी पुस्तक अच्छी लगी, नहीं, आप मतलब मेरी माँ से पूछेंगे कौन सा बच्चा अच्छा है, हाँ, तो बता देंगे। करेक्ट। नहीं, वो बता देंगे कौन सा अच्छा है। नहीं, हमारी माँ कभी नहीं, हम चारों फेवरेट हैं। फिर भी नहीं, सब फेवरेट है। ठीक है, चलिए। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कौन सा है जो आपने लिखा है आपके हिसाब से? शिव जी तो सबसे ऊपर, हाँ, लेकिन वो तो ऊपर ही हैं, चलिए उनकी बात नहीं करते। शायद क्योंकि उस कैरेक्टर को मैंने अपने ज़िंदगी के सबसे कठिन समय में लिखा था। मैं बहुत उस समय बहुत गुस्से में था, मैं बहुत दुखी था मैं कि ज़िंदगी बहुत अनफेयर है। रावण, क्योंकि शायद उसको वो सब पूरा गुस्सा सब उसमें आ गया, उसके कैरेक्टर में आ गया। किसी एक कैरेक्टर के साथ दुख, गुस्सा, द्वेष, सब कुछ भर दिया उसमें। सब कुछ ठीक उसमें आ गया। एक हिस्टोरिकल फिगर जिसके साथ आप डिनर करना चाहेंगे? आचार्य चाणक्य, मतलब क्या सोच थी यार उनकी। ये चाणक्य नीति पढ़नी चाहिए, अर्थशास्त्र पढ़नी चाहिए, मतलब ब्रिलियंट थिंकर। आपका पसंदीदा एपिक रामायण या महाभारत? महाभारत में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसके बारे में आज की जनरेशन को ज़्यादा नहीं पता। रामायण कहीं ना कहीं तरीके से उनके सामने आ जाता है, पर महाभारत नहीं आता। आपको क्या लगता है? महाभारत, क्योंकि वैसे ही महाभारत में रामायण भी तो है। तो अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो रामायण भी आ जाएगी, सब आ जाएगी। और कहते हैं कि महाभारत इज़ लाइक द फिफ्थ वेदा, कि सब 4 वेदों के जो फिलॉसफीज़ हैं उनका जो सार है वो महाभारत में है। और कहानी इतनी रोमांचक है। हमारे पूर्वज कहते थे कि अगर महाभारत में कुछ चीज़ है तो जानने लायक है, और अगर महाभारत में नहीं है तो जानने लायक नहीं है। वाह। शिव जी अगर होते, मतलब एज अ फिजिकल फॉर्म में, तो कौन सा गैजेट आपके हिसाब से यूज़ कर रहे होते?
शिव जी, अरे उन्हें गैजेट की क्या ज़रूरत वो तो अंतर्यामी है, अनादि है। कौन सी बुक है आपको लगता है जिस पे फिल्म डिजर्व करती है? वो बुक मैसिव फिल्म बन सकती है, उस पे बढ़िया फिल्म बन मेरी सकती है। आपकी पुस्तकों बुक, में आपकी से। बुक। एक्चुअली शिवा ट्रिलॉजी रामचंद्र सीरीज़ की कठिनाई ये है कि शायद क्योंकि स्केल इतना बड़ा है, क्योंकि 3 बुक्स हैं, 4 बुक्स हैं, तो सुहेल देव और चोला टाइगर्स आर मोर मैनेजेबल, मैनेजेबल। क्योंकि एक ही बुक है, एक ही आप, तो शायद सबसे पहले शायद वो बनेगी। ठीक है। फेवरेट सिटी टू राइट इन? किस शहर में आप सबसे ज़्यादा लिखते हैं? मैंने कई शहरों में ले जाता तो, क्योंकि मुंबई में रहता हूँ वहीं पे लिखा हूँ, लेकिन कई बार मैं काशी जाता था, वाराणसी चुपचाप जाता था, एक गेस्ट हाउस लेता था और वहाँ पे लिखता था मैं। लिखते टाइम चाय या कॉफ़ी? कॉफ़ी, बात करते समय भी कॉफ़ी। कौन सा रीडर फीडबैक है जो आपको बहुत ज़्यादा फनी लगता है? कुछ ऐसा आया कभी आपके लिए कोई फीडबैक, या थोड़ा सरप्राइजिंग था? कई, मतलब ये एक युवा पाठक था जिसने मुझे बताया था कि आई थिंक लॉर्ड शिवा इज़ द डूड ऑफ द गॉड्स। मुझे माँ बाप या कई बार नाना नानी दादा दादी से भी कुछ या मैसेजेस आते हैं, या उन्हें लिटफेस या कहीं पे मिलता हूँ कि भाई मैं उस लेखक से मिलना चाहता हूँ जिसने मेरे बच्चे को, जो हम मार मार के उसको सिखाते थे भाई कुछ सीखो, अरे अचानक वो शिव जी की पूजा कर रहा है, श्री राम की पूजा कर रहा है, ये कैसे हो गया? हम उस लेखक से मिलना चाहते हैं जिसने ये चमत्कार कर दिया। आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन होता है आपकी बुक्स पे? देखिए, जो पहली पुस्तक थी तो सब मैं खुद आश्चर्यचकित था, तो वो तो थे ही कि यार हमीश लिख रहा है, ये कैसे हो गया? लेकिन अभी तो आई मीन इतने सालों बाद गर्व है, सपोर्ट है। ये परिवार सब कुछ होता है ज़िंदगी में। परिवार आपका अगर स्ट्रांग है तो आप ज़िंदगी जो भी आए आप झेल सकते हो, और हमारा परिवार बहुत क्लोज नेट है, मतलब भाई बहन भी, सब कुछ भी, बच्चे, आर इन लॉज ऑल्सो। ओके। आप जॉइंट फैमिली में मानते हैं या आपको लगता है? हम सब पास पास ही रहते हैं। मेरी दीदी तो मतलब उनके पति स्वर्गवासी हैं। जी। मैं हिमांशु जी पे भी पूछ सकता हूँ आपको? थोड़ा बहुत ज़्यादा, मैं दुखी बहुत हो जाता हूँ। आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज थे वो? मेरे पिता समान थे वो, मेरे पिता उनसे बेहतर। मैं उनके बारे में इसलिए भी क्योंकि मैं मुंबई से हूँ, मतलब बॉर्न एंड मैं पैदा हुआ, पढ़ाई मैंने वहीं की, और जब उनकी न्यूज़ आई तो वो शॉकिंग थी आई थिंक पूरे देश के लिए, क्योंकि एक ऐसे ऑफिसर थे वो जो कहते हैं ना, जो हम फिल्म में दिखाने की कोशिश करते हैं, वो मर्दों के मर्द थे। वो एग्जैजरेशन जो हम पर्दे पे दिखाते हैं वो रियल में थे। ज़ाती ज़िंदगी में भी वो ऐसे ही थे, मतलब कुछ ऐसा नहीं था जो नहीं कर सकते थे, पढ़ते थे। वॉज एन इंटेलेक्चुअल ऑल्सो, वॉरियर ऑल्सो, पिता समान थे हमारे लिए। और ये हम उन्हें हिमांशु दा कहते थे, जीजा जी नहीं, क्योंकि मेरे माँ बाप के लिए एक तरह से वो सबसे बड़े बेटे थे। पहला कैंसर उन्हें 1999 में हुआ था, 16 साल बाद वापस आया, और जब आया बहुत ही अग्रेसिव था, 100 से भी ज़्यादा ट्यूमर्स थे अंदर, और वो एकदम इतने फिट थे कि 2.5 साल तक लड़ पाए। डॉक्टर तो कह रहे थे 2-3 महीने ही बाकी हैं। और फिर मेरे जुड़वा भाई और पिता, क्योंकि दीदी तो ऑब्वियसली, मतलब हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ते थे कभी भी। उनके साथ पुस्तकें भी लिखता हूँ, ताकि मन कहीं लगे रहना चाहिए जी। और दीदी दादा से सिर्फ प्रेम नहीं करती थी, उनको एडमायर करती थी, ऑलमोस्ट हीरो वर्शिप करती थी। उनके लिए बहुत कठिन है। फिर आज ये पापा और आशीष ने उनकी जो बायोटेक जो कंपनी थी उसका रुख बदला कि कैंसर में वो लोग रिसर्च करेंगे। पहले डायबिटीज़ में कर रहे थे, और उन्होंने एक बड़ा आविष्कार किया है, दुनिया में फर्स्ट है वो, कि एक ब्लड टेस्ट के द्वारा ये पता किया जा सकता है ट्यूमर फॉर्मेशन के पहले कि कैंसर का म्यूटेशन हो गया है आपके जीन्स में। देखिए, कैंसर को अगर आप जल्दी पकड़ें तो बहुत कमज़ोर डिजीज़ है। प्रॉब्लम है कि कैंसर नॉर्मली स्टेज 3 स्टेज 4 में पकड़ा जाए नॉर्मली जी। अगर जल्दी पकड़े जाए तो कई बार वो एक्सीडेंट होता है, मतलब आपकी किस्मत अच्छी है कि जल्दी पकड़ी जाए। ज़्यादातर सिम्टम्स तो स्टेज 3 स्टेज 4 में आते हैं। तो उन्होंने ये आविष्कार किया है, लेकिन वो कर रहे थे, पेपर पब्लिश हुआ, अचानक पिताजी को भी दिल का दौरा पड़ गया, अचानक वो भी चल बसे।
वही बहुत कठिन समय था। तो आशीष ने वो साइंटिस्ट फिल्म सब साइंटिस्ट की टीम फिर से उसने मेरे जो जुड़ा भाई है इकट्ठा किए, मेरे अनीश दादा वो भी जुड़ गए कंपनी में, उन्हें यूएस पेटेंट अभी मिल गया कुछ महीनों पहले। एनएचएस जो यूके का जो एनएचएस ट्रायल्स है वो अभी समाप्त हो रहा है। सो बहुत कम ऐसा काम होता है जहाँ पे आप लाखों करोड़ों लोगों को बचा भी सकते हैं और पैसा भी अच्छा बनेगा क्योंकि कंपनी अच्छी चलेगी। तो मतलब अर्थ भी होगा, धर्म भी होगा। ये पिताजी ये कहते थे कि अगर कुछ चीज़ तुम्हें दुख दे रही है तो प्रयत्न करो कि वो दुख किसी और को ना मिले, उस तरह अपना दुख शायद कम किया जा सकता है। मेरा सवाल ही यही था जिसका जवाब आपने अभी दे दिया, बट फिर भी व्यूअर्स को आप कैसे समझाएंगे अपने एक्सपीरियंस से भी, अपने विजडम से भी, अपने नॉलेज से भी, कि हाउ टू ओवरकम द लॉस ऑफ योर डियर वंस। आपका कोई खास जब आपकी लाइफ से चला जाए कोई स्पेशल, तो उस लॉस से कैसे उभरें, उस पेन से कैसे बाहर निकलने का सबसे सही तरीका क्या होता है? देखिए हर किसी का तरीका अलग होता है। मेरी माँ का अलग है, मेरी दीदी सबसे ज़्यादा दुख तो उनको है, मेरी दीदी का तरीका अलग है। लेकिन दो चीज़ मैं कहूँगा, एक सबसे बड़ी ढाल ज़िंदगी में आपका परिवार ही होता है। हम जो 4 भाई बहन जो हैं और हमारी हम 3 भाइयों की 3 बीवियाँ, हम लोग बहुत क्लोज़ हैं, बहुत क्लोजनेट है। हमारा सोशल लाइफ एक दूसरे के साथ ही है। हम सब पास ही रहते हैं, मुंबई में ही, हर हफ्ते मिलते रहते हैं और सब एक ही ऑफिस में काम करते हैं। जो काम कर रहे हैं वो तो हर दिन मिलते रहते हैं। जब ऐसा कठिन समय आता है तो मैं नहीं मानता कि कभी कभार शायद साइकोलॉजिस्ट वगैरह मदद कर पाएँ, लेकिन देखिए वो आपको कितना समझेंगे आपके परिवार के तुलना में। अपने परिवार को पकड़ के रखिए क्योंकि वही आपके ढाल बनेंगे। और कई बार बचपन में हम इसे समझ नहीं पाते हैं कि हमको पार्टी करना है, ये सब करना है, करिए वो सब, लेकिन परिवार को मत भूल जाइए। अगर आपका परिवार बिखर जाए, आपके भाई बहन ना हो और कुछ मित्र, 2-3 मित्र ऐसे हो जाते हैं जो आपके परिवार ही बन गए हैं। बिल्कुल। मेरा मानना है परिवार ये है जिनके लिए आप बिना सोचे जान दे देंगे और वो आपके लिए बिना सोचे जान दे देंगे, वो आपका परिवार है। उसके अलावा ये आपके फेसबुक और ये इंस्टाग्राम ये आपके मित्र नहीं है। इनको पकड़ के रखिए। और दूसरी, देखिए हर किसी का एक फ़लसफ़ा होना चाहिए कि भाई मैं किस स्पिरिचुअल ट्रेडिशन से जी रहा हूँ। मेरी माँ जो है वो काट्यानी होती हैं, माता वर्शिपर हैं। माता की आराधना ने उन्हें सहारा दिया। हमारे लिए एक्चुअली एक थोड़ा विचित्र है कि मुझे बौद्ध धर्म से उनके एक फ़िलॉसफ़ी से मुझे प्रेरणा मिली। क्योंकि देखिए हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख धार्मिक रिलीजन्स हैं, फ़िलॉसफ़ी सब सिमिलर ही है, बस कुछ फ़र्क हैं। और उनमें से एक फ़र्क है कि देखने का नज़रिया। हिंदू धर्म का नज़रिया ये होता है सच्चिदानंद, कि आपके अंदर आनंद है लेकिन आपके ऊपर मतलब आप अपने आनंद को छू नहीं पा रहे हैं क्योंकि इतने पर्सनैलिटीज़, इतना नॉनसेंस आपके ऊपर भर गया है। तो स्पिरिचुअल जर्नी ये है कि आप इस नॉनसेंस को हटाइए, अंदर जाइए और अपने अंदर के आनंद को छू लीजिए। तो फिर, और उस समय जब मैं बीत रहा था, कोई आके मुझे कहे कि यार तुम्हारे अंदर आनंद है। मैं कहा क्या आनंद है यार, क्या बोल रहा हूँ। लेकिन बौद्ध धर्म का नज़रिया अलग है। बौद्ध धर्म ये कहता है, गौतम बुद्ध ने ये कहा था, उनके 4 नोबल ट्रूथ्स में से सबसे पहला था कि दुख ब्रह्मांड का, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सच है, कोई उससे वंचित नहीं होगा। और ये थोड़ा वियर्ड साउंड करता है, लेकिन इसने मुझे सहारा दिया कि सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, हर किसी के साथ हो रहा है। किसको दुख नहीं मिलता है। और कठिनाई जब होती है जब दुख आपको पैरालाइज कर देता है। और सबसे पैरालाइजिंग स्टेटमेंट ये होता है कि वाई मी, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरे परिवार के साथ ये क्यों हो रहा है। और अगर आप एक्चुअली खुले मन से, खुले आँख से देखें, हर किसी के साथ हो रहा है यार, किसको दुख नहीं मिलता है। कोई, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, इट्स सपोज्ड टू बी टफ, इट्स द वे इट इज़। हम रामायण और महाभारत की बात कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें प्रभु श्री राम हो या पांडव हो, कितनी कठिनाई सहनी पड़ी उनको। और जो सहना है वो तो सहना है।
इस फिलॉसफी ने मुझे काफ़ी सहारा दिया, बल दिया कि भाई जो है वो है, अभी जो सहन कर सकते हैं करो और आगे बढ़ो, चरे वेती चलते रहो। थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल। और कौन सा ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको आप हिस्टोरिकल फिगर हैं जिस पे आप लिखना चाहते हैं? अरे बहुत हैं, अबक्का रानी, और हमारे ऐसे बहुत नायक नायिकाएं रहे हैं जिन्होंने पिछले 1000 वर्ष में उन्होंने ये आक्रमणकारियों के खिलाफ युद्ध किया। अबक्का रानी, छत्रपति शिवाजी, अहोम सम्राट लाचित बोरफुकन, ऐसे कई हैं जिन्हें हमें सिखाया नहीं जाता है अपने इतिहास में। मैं तो प्रयत्न करूंगा कि अपनी पुस्तकों के द्वारा उनके बारे में सिखाया जाए। आपके दोस्त आपको एक शब्द में कैसे डिस्क्राइब करते हैं? पढ़ाकू। ससुरा पढ़ता रहता है पूरा दिन और लिखता भी। आप खुद के बुक्स के रिव्यूज़ पढ़ते हैं ऑनलाइन? हाँ, कभी कभार अगर मेरे परिवार अगर उनको कुछ अच्छा लगता है तो शेयर करते हैं। ठीक है। ऑथर नहीं होते तो क्या होते आप? बैंकर होता या शायद सिंगर होता। मैं अपने बैंड में गाता था, ये आई एम कैलकाटा, आई वाज द लीड सिंगर ओके। आई एम कैलकाटा के बैंड में। लेकिन मेरा हर जो निर्णय होता था हरदम प्रैग्मेटिक तरीके से होता था। तो आज के ज़माने में अगर आप सिंगर बनो तो पैसा कमा सकते हो, लेकिन जैसा मैंने कहा मैं 50 वर्ष का हूँ, तो 1990s में तो वो तो प्रैक्टिकल नहीं था, तो शायद मैं नहीं बनता। लेकिन आई डोंट नो, बट बैंकर तो था ही। बैंकर तो थे, सही। आप खुद की बुक्स दोबारा पढ़ते हैं? नहीं, मैं कोई भी बुक्स दोबारा नहीं पढ़ता हूँ। नॉर्मली सब याद है, मतलब याद है तो अच्छा। हाँ, ओके। वैसे मैं भुलक्कड़ हूँ, कई चीज़ें भूल जाता हूँ, लेकिन जो क्रिएटिव का जो होता है वो कभी नहीं भूलता। ओके। जो माता सीता पे आपने बुक लिखी, कुछ लोगों का कहना है कि माता सीता आपके एक्सपीरियंस में ऐसा लगता है श्री राम से ज़्यादा स्ट्रांग थी। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो भी स्ट्रांग थी। हाँ। तो क्योंकि देखिए माता सीता की जो छवि हमारे मन में अभी है वो कई हद तक 1980s के एक टेलीविजन सीरियल दीपिका जी को जो देख के हमने जी बनाई, वो भी एक मतलब बहुत अच्छी सीरियल थी, रामानंद सागर जी ने बनाई थी। लेकिन उसका आधार था रामचरितमानस, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी थी। वाल्मीकि रामायण में सीता माता का चरित्र काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। करेक्ट। और वाल्मीकि जी की एक रचना थी अद्भुत रामायण, जिसमें रावण का वध सीता माँ ने किया था। तो वो भी उनको एक योद्धा के रूप में दर्शाया गया था वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि जी ने 3 रामायण की रचना की थी, वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण और अद्भुत रामायण। तो अद्भुत रामायण में वो एक योद्धा के रूप में उभरी थी। बुक लिखते हैं तो आपको लगता है ब्लॉकबस्टर होगी? अपने पाठकों पर पूरा विश्वास है। गुड आंसर। आपको लगता है जो हमारी वो इतिहास है जो आध्यात्म से जुड़ी हुई है, उसको स्कूलों में और अच्छे से पढ़ाना चाहिए? क्योंकि उसमें मैसेज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उसमें मैसेजेस अच्छे हैं। देखिए रामायण महाभारत मेरे हिसाब से सिर्फ हिंदू हैं, लेकिन सिर्फ हिंदू ग्रंथ नहीं है। तो कैसे कन्विंस करेंगे आप बाकी लोगों को? अब मैं प्रयत्न तो करता रहता हूँ, मैं बोलता रहता हूँ, आर्टिकल्स लिखता हूँ। अरे मैं आपको कहूँगा, मैं यूके में 4-4.5 साल था वहाँ। यूके के स्कूल्स में योगा इंट्रोड्यूस करना मतलब भारत के स्कूल से ज़्यादा आसान था, बताइए आप। ओके, अभी योगा जो है ठीक है, हिंदू बौद्ध है, लेकिन जो भी करे कोई कन्वर्जन थोड़ी बोल रहा है। राइट। और जो भी करे आपके लिए अच्छा है तो करिए। और देखिए जो भी इन्वेंशन होता है कई बार कुछ संस्कृतियों से आता है, जैसे रेड क्रॉस जो है एम्बुलेंस, वो एक्चुअली एक क्रिश्चियन इन्वेंशन है। वो क्रॉस का मतलब क्या है, वो रेड क्रॉस। करेक्ट। तो अगर आपका एक्सीडेंट हो गया है तो क्या आप एम्बुलेंस में नहीं, मैं एम्बुलेंस में नहीं घुसूंगा भाई, मैं तो क्रिश्चियन नहीं हूँ, ओम एम्बुलेंस ले आओ। हाँ, या दूसरा कोई, ऐसा थोड़ी होता है। अरे वो क्रिश्चियन इन्वेंशन था लेकिन आपके लिए अच्छा है, घुसिए उसमें, जान को बचाइए अपना। यही योगा और रामायण महाभारत आपको जीवन शैली आपको सिखाता है, हमें सिखाना चाहिए स्कूल में। पॉलिटिशियंस से आप मिलते हैं, उनको क्या सजेस्ट करते हैं, उनको क्या पढ़ना चाहिए सो दैट थोड़ा और खुले और इंक्लूसिव हो वो और बेटरमेंट करें सोसाइटी के लिए? अरे मैं कौन होता हूँ, और मैं कौन हूँ? मैं लेकिन मैं हमारे जो राजनीतिक हैं उनकी इज्जत करता हूँ। भारत को चलाना आसान काम, और हर दल के भारत को चलाना आसान काम नहीं है। और कई जो राजनेता हैं जो अगर मैं उनसे मिल रहा हूँ, उन्होंने मेरी एक या कुछ तो पुस्तक तो पढ़ी है कई बार, तो एटलीस्ट मेरी पुस्तक तो पढ़ी है। और हर दल से आप देखेंगे जो ब्लर्ब्स हैं वो हर दल के मतलब नेता हैं, और अलग लोग भी हैं मेरे
पुस्तकों के ब्लाउज में। लेकिन मैं एक कह दूं कि भारत के जो नेता हैं, मैं उनकी इज़्ज़त क्यों करता हूं। शायद हम लोग को भी ये समझना चाहिए, हम लोग बहुत ही कठिन हैं भारतीय लोग। अब आप 10 भारतीयों को एक कमरे में लगा दीजिए, 11 ओपिनियंस आ जाएंगे। और किसी राजनेता को किसी तरह हम सब में से कुछ कंसेंसस निकालना है ताकि वो इलेक्शन जीत जाए, आसान नहीं है। और हम लोग तो हर बात पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और आप दूसरे देशों में जाएंगे तो ज़्यादातर लोग हमारे तुलना में थोड़े ज़्यादा शांत रहते हैं, ईजी हैं। हाँ ईजी हैं। सदगुरु ने इस पे बहुत अच्छा बोला था, उन्होंने तो बोला हम था लोग डिफ़िकल्ट हैं, ये सच बात है। यार हम में से कितने लोग हाउसिंग सोसाइटी नहीं चला सकते हैं? एब्सोल्युटली। हाँ, और घर में राजनेता सब्जी को कौन- हम लोग ज्ञान देते रहते हैं। 2 लोगों में सब्जी कौन सी बनेगी उस पे फाइट हो जाती उस पे फाइट हो जाती है। और ये बेचारे राजनेता, अरे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में Right. कितने 10-15 लाख लोग होते हैं। आसान काम नहीं है। मेरे हिसाब से पूरे विश्व भर में शायद सबसे कठिन काम है भारत की राजनीति करना। और ये बेचारे ये लोग काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब अच्छा कर रहे हैं, हाँ। लेकिन ये आसान काम नहीं है। तो उनकी काबिलियत की तो मैं इज़्ज़त करता हूँ। तो सदगुरु ने बहुत ब्यूटीफुली बोला था इसको कि इसीलिए हम एज अ कल्चर, हमने मैसेंजर पे हम कभी सेटल नहीं हुए, हमको खुद भगवान आ रहे थे समझाने के लिए क्योंकि हम और भगवान से भी हमने हमेशा डायलॉग किया, हाँ। सिर्फ कमांडमेंट नहीं माना। आपने बहुत ब्यूटीफुली बोला, भगवान से भी आर्ग्यू करते हैं, ये क्यों, हाँ, ऐसा ये क्यों, ऐसा क्यों। फिर भगवान बोलते और देख ले। भगवान भी आके बोल देते हैं, बेटा तू कर ले। मैंने बता दिया, तू देख ले। द वे यू ब्यूटीफुली मेंशन्ड अबाउट श्री और कृष्ण। हम भगवान की भी नहीं सुनते तो राजनेताओं की कहाँ सुनेंगे? सही बात है। बट योर फेवरेट पॉलिटिशियन? नहीं, मैं नॉर्मली राजनीति में तो घुसता हूँ नहीं। ठीक है, बट चलिए पुराने बात कर लेते हैं जो अभी है नहीं शरीर में। सरदार पटेल, ओके। डॉक्टर अंबेडकर। उनको लेकर कभी सोचा आपने लिखने के लिए कुछ, या शायद, लेकिन उनके ऊपर तो अच्छी पिक्चरें बन भी गई बट अगर हैं। फिक्शन में उनको लाना हो, ब्लेंड अच्छी पिक्चरें बन भी गई हैं। डॉक्टर अंबेडकर पर भी बनी है, सरदार पटेल पर भी बनी है, खान अब्दुल गफूर खान पर बननी चाहिए उनको, क्योंकि एक्चुअली और वो महान लीडर थे। गांधी पिक्चर में इतना दिखाया नहीं, तो सैडली आजकल आधुनिक भारत में उनका इतना ज्ञान नहीं। महान लीडर थे वो। और जब उनको पाकिस्तान में शामिल किया गया, उन्होंने कहा भी था हमने भेड़ियों के, क्योंकि वो पठान के लीडर थे, और उन्होंने कहा था आपने हमको भेड़ियों के हवाले कर दिया है। और पठान आज भी सफ़र कर रहे हैं वहाँ पे। खान अब्दुल गफूर खान के बारे में किसी को लिखना चाहिए भारत में। यंग जनरेशन को कोई बुक रिकमेंड करना चाहेंगे आप अपने चोला टाइगर। इसके अलावा जो उनको सेल्फ हेल्प करे, मतलब ग्रो करने में हेल्प करे? एक अमेरिकन ऑथर हैं कर्जवाइल करके, 2 पुस्तकें लिखी हुई उन्होंने। द सिंगुलैरिटी इज़ नियर, सिंगुलैरिटी इज़ नियरर। क्योंकि एआई सबको समझना पड़ेगा। और ये सिंगुलैरिटी यूनिवर्सिटी के हेड थे, गूगल एआई के मेन एडवाइज़र थे, वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंकर्स ऑन दिस सब्जेक्ट। और सबको एआई तो समझना पड़ेगा। अगर आपको समझना है, ये 2 पुस्तकें पढ़िए। सीधा ऑथर बनने में अच्छा पैसा है करियर में, या पहले कुछ आईएम भी जाना पड़ेगा, जॉब भी करनी पड़ेगी? हमारी तो खुशकिस्मती है कि कमा रहा हूँ। लेखन में आम तौर पर पैसा कमाना कठिन है। ये एक्चुअली बॉलीवुड जैसा है। कुछ अभिनेताएं हैं जो मतलब सपनों से ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर उतना नहीं कमाते हैं। ये हर क्रिएटिव फील्ड में ऐसा ही होता है। करेक्ट। तो अगर आपका फोकस आमदनी है तो बैंकिंग की नौकरी करिए ना, पॉडकास्टिंग करिए, उसमें भी बनता है। एनी मैसेज? लेखन आपको दिल के लिए करना चाहिए। बिल्कुल। पैसा बन जाए तो ठीक है, शिव जी का आशीर्वाद है। एनी मैसेज टू आवर व्यूअर्स? नहीं, बस ये आनंद मिला आपके साथ इंटरव्यू करने में। मैसेज तो हम यही छोड़ेंगे, चोला टाइगर्स पढ़िए। यस, दिस इज़ द बुक। और प्लीज़ आप जब पढ़ते हैं तो उस पर आपका क्या लर्निंग रहा, या कोई और क्वेश्चन इससे निकला, या आप चाहते हैं कि अमीश भैया और उस पर भी लिखें, तो ऑफ कोर्स आप उन तक तो रीच आउट कर सकते हैं, बट हमारे कमेंट बॉक्स को भी प्लीज़ ज़रूर भरिएगा। और आपकी कौन सी क्रिएशन आपकी फेवरेट है वो भी ज़रूर लिखिएगा। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा, बहुत सीखने को मिला। आई थिंक आगे के लिए बहुत सारा सवाल अब मेरे मन में आ रहा है, बट मैं उसको इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा कम है। आप प्लीज़ इस पॉडकास्ट को अपने फ्रेंड से भी ज़रूर शेयर करिएगा, और जल्दी मिलेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर दिस वंडरफुल क्रिएशन। होप टू सी मोर एंड मोर, और पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय श्री राम। थैंक यू। जय श्री राम।